नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने प्यारे से परिवार विज्ञप्ति पीसीएस पर। यदि आप हमें पीछे फॉलो कर रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे आरओ और यूपी पीसीएस के आपको प्रीवियस ईयर 20 वर्षों के कंप्लीट कराए जा रहे हैं। तो आप उनमें देखेंगे कि हिस्ट्री के आपको पूरे प्रीवियस ईयर कंप्लीट करा दिए गए हैं और ज्योग्राफी के भी लगभग 5 पार्ट में आपके प्रीवियस ईयर हो गए हैं। कुछ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज्योग्राफी के रह गए हैं वो आपको आगे कराए जाएंगे। तो आज की क्लास हम देखिए किस पर पढ़ते हैं। आज की क्लास में हम क्लास 6 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी को कवर करेंगे और देखेंगे कि एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस आरओ और यहाँ तक कि यूपीएससी में भी आपके फंसते हैं। तो आइए पहला चैप्टर देखते हैं, क्या, कब, कहाँ और कैसे। कब क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। तो पहली हेडिंग सीधी आपको सीधा आपको इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाई जाएगी कि क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है और क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है हाईलाइट करके। तो देखिए पहला देखते हैं अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। हम ये देखते हैं कि आरंभिक मानव क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, कौन कौन से वो खेल खेलते थे, कौन से वो गीत गाते थे। अब आइए पहले आपको एक बार मैप दिखा देते हैं कि मैप का कितना महत्व होता है आपके एनसीईआरटीज़ का। तो देखिए आपको मैप दिखाते हैं। तो ये देखिए आपको ये दिखाया गया है 12th क्लास की फर्स्ट एनसीईआरटी में। ये दिया गया है धान्य कटक और ये दिया गया है पुहार। तो आइए इस बार का यूपीएससी का आपको, यूपी पीसीएस नहीं, यूपीएससी का आपको प्रीवियस ईयर का 2023 का आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है, धान्य कटक जो महासंघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था। इसमें आपके से ऊपर धान्य कटक के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है और ये 12th क्लास की फर्स्ट एनसीईआरटी में देखिए आपको मैप में दिया गया है, ये धान्य कटक है। तो ये धान्य कटक कहाँ है, ये आपका आंध्र प्रदेश में। यदि आपको मैप को आप में याद होगा तो आप देख सकते हैं कि ये आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता है। इसी प्रकार आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं, प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकुई, पुम्पुहार और मुचीरी किस रूप में सुविख्यात थे। तो ये देखिए आप पुहार दिया गया है और जब एनसीईआरटी आपको आगे पढ़ाएंगे तो दिखाएंगे कि पुहार एक पोर्ट था। तो एक पेज से ही आपको 2 क्वेश्चन, वो भी यूपीएससी प्रीलिम्स 2023, जो कि इतना टफ पेपर था। इसी प्रकार आपको आगे चलिए दिखाते हैं, लोग कहाँ रहते थे। सबसे पहले आपको नर्मदा नदी देखना है कि नर्मदा नदी कहाँ है। तो ये देखिए आपकी ये रही नर्मदा नदी। अब देखिए इस पर दिखाया गया है, कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते आ रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों ने कुछ कुशल संग्राहक थे, कुछ आखेट शिकार करते थे। तो आरंभिक लोग जो थे वो कुशल संग्राहक थे और आखेट मतलब शिकार करते थे, जानवरों का जड़ों और फूल पत्तियों को खा खा कर जीवित रहते थे। अब आइए देखते हैं अब तुम उत्तर पश्चिम की ओर सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ आपके देखिए ये दिखाते हैं। किरथर पहाड़ियाँ ये रही आपकी, ये बलूचिस्तान के क्षेत्र में पड़ती हैं आपकी। ये किरथर पहाड़ियाँ बलूचिस्तान, जो पंजाब और ईरान का क्षेत्र पड़ता है, जो मिक्सडअप क्षेत्र आता है, वहाँ बलूचिस्तान का क्षेत्र है जहाँ ये किरथर पहाड़ियाँ हैं। और ये क्या कह रहा है आपसे, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों पर 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले जौ और गेहूँ उत्पादन किया है। फिर उसके बाद आप देखिए गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों पर, ये विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में आपको दिखाया गया है कि यहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया है। तो एनसीईआरटी में आपको दिखाया गया है कोल्ड जो है आपका, इसमें सबसे पहले आपका चावल दिखा है। लेकिन जो रिसेंट रिसर्च हुई है उसमें आपको बताया गया है कि कोल्डेवा से पहले भी आपको लहुरा देव, जो सर ने भी आपको पीछे हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर में बताया गया होगा कि लहुरा देव में लगभग 9000 वर्ष पूर्व, जबकि ये 7 से 8000 वर्ष पूर्व चावल बताया गया, जबकि लहुरा देव में 9000 वर्ष पूर्व, जो कि लहुरा देव, कोल्डेवा, ये सब यूपी के क्षेत्र में आता है। तो ये यूपी के क्षेत्र में आने से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। तो आपको बताया गया लहुरा देव में 9000 वर्ष सबसे पहले चावल उगाया गया है। आइए आपको दिखाते हैं आरओ में इससे किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं। यदि आपको मेहरगढ़ और लहुरा देव, यहाँ देखिए आप किरथर है ना, यहाँ आपको मेहरगढ़ दिखाया गया है। किरथरगढ़ में ही मेहरगढ़ है, जो हम आगे पढ़ाएंगे आपको। तो मेहरगढ़ में सबसे पहले कृषि लगभग 8000 वर्ष पूर्व आपकी कृषि का खोज हुई है। तो यदि आपको मेहरगढ़ और लहुरा देव दोनों दी गए हैं तो आपको लहुरा देव टिक करके आना है, और यदि आपको मेहरगढ़ अकेला दिया गया है तो मेहरगढ़ ही होगा। आप ये देखेंगे दोनों एक साथ बहुत ही कम है कि देंगे ये लोग। तो आपको अगर मेहरगढ़ दिया हुआ है तो आप केवल मेहरगढ़ लगाएंगे, और दोनों दिए हैं तो आप लहुरा देव लगाएंगे। आइए आरओ 2021 का एक क्वेश्चन दिखाते हैं, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। इस प्रदेश में अनेक उत्खनन पुरास्थलों से वैदिक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो आप देख सकते हैं लहुरा देव, कोल्डेवा, महागढ़ा, ये आपको प्रीवियस ईयर में भी सर बता रहे होंगे। तो 3-4 साइट्स हैं जहां सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। तो ये कथन सही हो गया है आपका। प्राचीनतम प्राप्त कृषि जौ
कृषि अन्न जौ और धान है। तो देखिए जौ और गेहूं, धान, ये सब प्राचीनतम साक्ष्य हैं, तो इसके दोनों कथन सही हो जाएंगे। अब देखिए एक ही चीज़ से दो दो तीन तीन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब आइए देखते हैं, इसमें सिंधु नदी है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। आइए इसकी आपको एक ट्रिक, छोटी सी ट्रिक बता देते हैं कि आपको इसको कैसे याद रखना है। तो सबसे पहले आप ये ट्रिक याद रख सकते हैं। इसकी एक ट्रिक है, इन जंक्शन कार रन बिट्स स्लो। इन जंक्शन कार रन बिट्स स्लो, जंक्शन मतलब मोड़। तो आप देखेंगे कि मोड़ पर कार धीरे से चलती है। तो अब इसका पहला पहला अगर लेटर ले लेंगे तो इन जंक्शन मतलब आई, जे, सी, आर, बी, एस। अब इसको अगर लेंगे तो इंडस आपकी ये रही, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको सीक्वल से करिए, कौन सी नदी पहले कहाँ पूछी जाती है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी एक नदी है जो केवल भारत में ही बहती है, पाकिस्तान में नहीं जाती, पश्चिम की ओर नहीं बहती, तो वो ब्यास नदी है। कौन सी नदी है जो केवल सभी नदियों को मिलकर फिर सिंधु नदी से मिल जाती है, तो ये आपकी सतलज नदी है। तो यदि आप इसको याद कर लेंगे एक दो बार पढ़ के, तो आपको फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगी कि आपको सीक्वल लगाने को दे दिया जाए या कुछ भी करने को दे दिया जाए। तो एक छोटी सी ट्रिक्स होती है, इससे आप बहुत अच्छा याद रख सकते हैं। आइए दूसरा देखते हैं, सहायक सिंधु नदी की सहायक नदियाँ। आप देखते हैं सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों को पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदी, हमने गंगा व इसकी सहायक नदियाँ देखी। ये आपका अमरकंटक है, अमरकंटक से आपकी ये सोन नदी निकलती है जो जाके गंगा नदी में मिल जाती है। यहाँ से आपकी एक नर्मदा नदी निकलती है, यहाँ महानदी निकलती है, यहाँ आपकी वेनगंगा, पेनगंगा। तो अमरकंटक एक ऐसा सेंटर है जहाँ से कई सारी नदियों का उद्गम क्षेत्र माना गया है। तो इसको आप देख सकते हैं, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ। 2500 वर्ष पूर्व मगध के आसपास का, ये जब मगध हुआ उसका पीरियड बताया जा रहा है। तो ये देखिए आपको नीचे दिया गया है, गंगा के दक्षिण में नदियों के आसपास प्राचीनतम मगध जो एक विशाल राज्य था, विशाल राज्य मगध था, उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप खुद से ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, आइए आपको देखते हैं देश का नाम हुआ इंडिया और भारत कैसे पड़ा। इंडिया शब्द इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ठीक है, ईरानियों और यूनानियों ने सबसे पहले हिंदोस और इंदोस और इस नदी के पूर्व, मतलब कि ये आपका जो भारत क्षेत्र है, तो सिंधु नदी के इस तरफ के क्षेत्र को हिंदोस और इंडोस कहा है। ठीक है, भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। भरत नाम का प्रयोग इस क्षेत्र के लिए किया जाता था जिसे बाद में भारत कहा गया। ये आपका ऋग्वेद में भी मिलता है। तो आपसे एक क्वेश्चन है कि आप बताइए ऋग्वेद के पाठकर्ता कौन थे। आपको सर प्रीवियस ईयर में भी बता रहे होंगे कि ऋग्वेद के आपके पाठकर्ता कौन थे। उन्होंने एक ट्रिक बताई होगी कि जिसमें री आता हो। आइए आप आगे बताइए कि ऋग्वेद के पाठकर्ता कौन थे। अब देखिए ये क्या है, ये आपकी पांडुलिपि है। पांडुलिपि जो पेड़ के पत्तों, छालों, इन पर लिखी जाती थी। तो देखिए ये दिखाएगा, भुर्ज पेड़ की छाल पर बनी एक पांडुलिपि है। ठीक है, पांडुलिपि का इंग्लिश में या लैटिन शब्द होता है मैन्यूस्क्रिप्ट, जो लैटिन शब्द मेन्यू से बना है जिसका अर्थ होता है हाथ, जो हाथ से लिखी जाती थी पेड़ के पत्तों, छालों, और इसके लिए पेड़ का यूज़ किया जाता है भुर्ज नामक एक पेड़ का। एक पांडुलिपि होती है और एक आपका होता है शिलालेख। एक आपका होता है शिलालेख, एक पांडुलिपि। पांडुलिपि होती है आपकी मैन्यूस्क्रिप्ट और ये होती है इंस्क्रिप्शन। शिलालेख क्या होता है, पत्थरों या शिलालेखों पर गाड़ गाड़ कर या खोद खोद कर लिखा जाता है, जैसे अशोक के शिलालेख। तो ये शिलालेख और पांडुलिपि होती हैं। आइए देखिए, अब आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि सारी पांडुलिपियां हैं, ये मतलब पेड़ों पर लिखी जाती थी, पत्तों पर लिखी जाती थी, फिर भी ये कैसे बच गई, मतलब कि ये अभी तक हमें कैसे प्राप्त हो जाती हैं। तो इसका आप क्वेश्चन देखिए, ये यहाँ दिखाया गया है कि प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और बिहारों में, क्योंकि मंदिरों और बिहारों में आपकी ये पांडुलिपियां सेफ रखी गई थी, तो उस वजह से जब खुदाई हुई तो ये मंदिरों और बिहारों में पांडुलिपियां प्राप्त हुई। धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों पर चर्चा मिलती है। यदि आपसे क्वेश्चन दे दिया जाए कि पांडुलिपियां केवल धार्मिक आधार पर लिखी गई, मतलब पांडुलिपियों में केवल धार्मिक विषय की चर्चा की गई है, तो आप ये गलत मानेंगे। इसमें धार्मिक भी है, राजनीतिक भी है, सामाजिक भी चर्चाएं की गई हैं। महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी कहे गए हैं। केवल संस्कृत भाषा में ही नहीं थी, संस्कृत, प्राकृत तमिल सभी भाषाओं में लिखी गई है। आइए अब आपको अभिलेख दिखाते हैं। ये कंधार में अशोक का प्राप्त अभिलेख है। तो ये देखिए अशोक का अभिलेख है। देखिए ये इनमें यूनानी, ये भाषा ऊपर यूनानी भाषा से लिखा गया है, नीचे अरामेइक भाषा में लिखा गया है। ये
देखिए 2 भाषाओं में एक ही अभिलेख जो कंधार अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। अब आपको ये दिखाते हैं कि लिपि और भाषा में क्या अंतर है। सबसे पहले आपके मन में ये आता होगा कि ये लिपि क्या होती है, भाषा क्या होती है। आपको ये अच्छे से समझाते हैं। लिपि क्या होती है, देखिए यहाँ दिखाया गया, लिपियाँ अक्षरों तथा संकेतों से बनी होती हैं। जो आपकी लिखी गई है ना, ये लिपि होती है, और जो हम बोल रहे हैं वो आपकी भाषा होती है। जैसे आपको ये सिंपल शब्दों में समझाएं तो आप देवनागरी लिपि के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो देवनागरी क्या है, लिपि है। और जो हम बोलते हैं हिंदी, ये आपकी भाषा है। तो देवनागरी आपकी लिपि है, हिंदी आपकी भाषा है। तो यहाँ देखिए हम अभिलेखों का अध्ययन करते हैं। ऐसे लेख पत्थर तथा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं। ठीक है, अब ये देखिए पुरातत्व कौन कहलाती हैं आप पढ़ सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप ये आगे देख सकते हैं कि आपको बर्तन और सिक्के कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। 4700 वर्ष पूर्व बर्तन प्राप्त हुए हैं, हड़प्पा के आसपास का ये बर्तन है। ठीक है, सिक्के कहाँ कहाँ मिले हैं, कौन कौन से बर्तन मिले हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियाँ ढूंढते हैं। ये क्यों ढूंढते हैं? ताकि ये पता चले कि इंसान शाकाहारी था, मांसाहारी था, किन किन जानवरों को खाता था, किन किन जानवरों को पालता था, क्या कृषि करना सीख गया था। कृषि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते थे, वे जले हुए रूप में बच जाते थे। इससे पता चलता था कि आरंभिक मानव किस प्रकार की कृषि करता था। अगर कृषि करता भी था तो क्या क्या उपजाता था, वो हमें जले हुए अनाजों, भंडारों, बर्तन ग्रह, इससे पता चलता है कि खेती भी कर पाता था आरंभिक मानव। पांडुलिपियां अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का यूज़ करते हैं। अब सोर्स इतिहास को जानने का क्या होता है कि ठीक है, आप देखिए राजा कैसा था, राजा का चरित्र कैसा था, मतलब राजा दयालु था, निर्दयी था, कैसा राजा था, ये आपको सोर्स, ये जो स्रोत होते हैं इससे आपको पता चलता है। आम लोग कैसे थे, आम जनता का क्या चरित्र था, आम जनता कैसी थी, क्या रहन सहन था, क्या खाते थे, क्या आभूषण पहनते थे, इन सब का आपकी जानकारी स्रोत से मिलती है। अब आइए आगे देखते हैं। अतीत एक या अनेक। अतीत एक होते हैं, अनेक। अतीत अलग अलग, सबके लिए अलग अलग होते हैं। राजा रानियों के लिए अलग अतीत हो सकते हैं क्योंकि वो अपने विजय, चर्चाएं, ये सब लिखवा देते थे। आम व्यक्ति के लिए वही अतीत अलग हो सकता है। इसी में आप देखें अलग अलग समूह के लोगों के लिए अतीत के अलग अलग मायने थे। जैसे आपको देख सकते हैं यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, अंडमान के लोग आज भी भोजन मछलियाँ पकड़कर और शिकार करके फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। जो आज विद्यमान है ना, जैसे गाँव का लोग खुद उपजाते हैं, लोग कई जनजातियाँ हैं जो खुद का ही छोटे मोटे उपजाती हैं और खुद ही उसको उपभोग कर लेती हैं। पर शहरों में ऐसा नहीं है। शहर के लोग अन्य गांव के किसान पर निर्भर रहते हैं। ऐसा ही प्राचीन समय में भी था कि लोग अन्य लोगों पर भी निर्भर थे, शहरी लोग, और आम लोग अपना खुद उपजा लेते थे। अब तिथियों का मतलब देखिए, आपको दिखाते हैं तिथियों का क्या संदर्भ। इसमें आपको बहुत ही कन्फ्यूज़न होती होगी, क्या बीसी होता है, क्या ईसा पूर्व है, ठीक है, क्या आपका एडी होता है, क्या ईसवी होती है। आइए सारी कन्फ्यूज़न आपकी दूर करते हैं। ये सब आपको ईसा मसीह के जन्म से समझनी है। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ है तब से ये उन्हीं के जन्म से ये सारी तिथियाँ निर्धारित की जाती हैं। तो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व जो भी घटना या तिथियां हैं उन्हें हम बीसी कहते हैं। बीसी जिसे हम ईसा पूर्व कहते हैं। बीसी का अर्थात होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब कि क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह। तो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की घटनाएं हम बीसी में लिखते हैं, और ईसा मसीह के बाद की घटनाएं हम एडी में या हम एसी में, आफ्टर क्राइस्ट या एनो डोमिनी में लिखते हैं। तो जैसे कोई घटना, आप जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए कि कोई घटना, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 2000 वर्ष पूर्व 2000 बीसी में आर्यों का भारत आगमन हुआ था। ये आप जानते हैं 2000 बीसी में आर्यों का भारत आगमन हुआ था। तो हम इसको एक और तरीके से कैसे कह सकते हैं कि 2000 ये है और 2023 वर्तमान में चल रहा है, तो लगभग 2000 प्लस 2023 लगभग 4023 वर्ष पूर्व आर्यों का भारत में आगमन हुआ। तो ऐसे आप बीसी और एडी को आप लिख सकती हैं, समझ सकते हैं। यही यहाँ समझाया गया है। यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद का है। 2000 वर्ष मतलब एडी मतलब कि हम कहते हैं ईसवी, तो ये ईसा मसीह के 2023 जन्म के बाद। और इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। जो आपको दिखाया गया ना कि ईसा मसीह को सेंटर माना गया है, उनके जन्म से पूर्व बीसी है, उनके जन्म के बाद एडी है या आफ्टर क्राइस्ट है। यहीं देखिए ये दिखाया गया। अंग्रेजी में बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व, और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी या आफ्टर क्राइस्ट। यही सब दिखाया गया, आप देख सकते हैं। तो ये आपको करना भी है। ये भी आप ये मत सोचिए कि ये आपको सारणी दी है तो ये नहीं करना है। उपयोगी शब्द जैसे देख सकते हैं यात्रा, पांडुलिपि, आपको मैन्युस्क्रिप्ट समझाया, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात लिपि। जैसे जो हड़प्पा की लिपि है वो अज्ञात लिपि थी, नहीं समझ पाए। तो इन शब्दों में जो शब्द समझ में ना आए वापस जाके देखिए। यहाँ से ये जो आपको बॉक्स बने होते हैं, मैप होते हैं, उनका आयोग पर बहुत ही ध्यान होता है क्योंकि उनको बहुत कम लोग पढ़ते हैं, उन्हीं से क्वेश्चन बनाए जाते हैं।
तो अब सबसे पहले देखिए इनको मिलान करते हैं। तो देख सकते हैं आप कि सबसे पहले आपकी नर्मदा घाटी, तो नर्मदा घाटी सबसे पहले नर्मदा घाटी में आखेट तथा संग्रहण हुआ। मगध सबसे पहला बड़ा राज्य था आपका। गारो हिल्स आपका यहाँ प्रथम नगर मिलेंगे, क्योंकि गारो हिल्स आपको दिखाएंगे यहाँ नगरों की शुरुआत होने लगी थी कुछ कुछ। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, जहाँ 2500 वर्ष पूर्व के आपको नगर मिलेंगे। हड़प्पा सभ्यता के आसपास का ये पूरा क्षेत्र है, हड़प्पा, सिंधु, ठीक है। गंगा घाटी में आपको आरंभिक कृषि मगध की क्षेत्र, द्वितीय नगरीकरण जिसे कहते हैं, और आरंभिक कृषि है गंगा घाटी के, क्योंकि नदियों के किनारे ही आपकी कृषि हो सकती थी। आरंभिक मानव नदियों के किनारे ही रहता था, क्योंकि नदियों के किनारे उनको जानवर जब पानी पीने आएंगे तो उनका शिकार कर सकते हैं, खेती करने के लिए उपजाऊ भूमि, फल फ्रूट उनको सब नदियों के किनारे ही मिल सकते हैं। या कुछ क्वेश्चन भी आपको जो सॉल्व करनी है, कुछ इजी क्वेश्चन है, मतलब इजी कहने का मतलब अब रसीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ें, ये अपने लिए उतना महत्व नहीं है। अब जैसे कुछ क्वेश्चन है, कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख कीजिए जो आपके अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता बताती हूँ। तो आप बता सकते हैं अभिलेख हुए, जैसे अभिलेख आम जनता नहीं लिखती थी, लेकिन राजा अपने अभिलेख लिखाते थे, अपनी जीत चर्चा सब अपनी उसमें दिखाते थे। और दूसरा है शहर गाँव, राजा या अमीर लोग शहरों में रहते थे प्रारंभिक रूप में भी, और गरीब लोग गांव में रहते थे। तो इस प्रकार आप इस चैप्टर को पूरा समझ सकते हैं, और आपको देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन भी यहाँ से आपको देखिए आगे, और भी जब आगे करेंगे तो आपको दिखाया जाएगा यहाँ से कितने क्वेश्चन फंसते हैं। जैसे आप ये मैप, और हाँ ये एक बात याद रखिए, मैप तो आपको मतलब दिमाग में छाप के ले जाना है कि मैप कहाँ क्या है, कहाँ सुलेमान पहाड़ियाँ हैं, कहाँ सिंधु घाटी है, कहाँ विंध्य नदी पर्वत है, ठीक है, कहाँ गारो पहाड़ियाँ आपको पीछे बताया गया, गारो पहाड़ियाँ, यहाँ नगरों की शुरुआत हो गई थी, गंगा घाटी, सोन नदी। मैप आप करते रहेंगे ना, दिमाग में आपके ऑटोमेटिक ही चीज़ें फिर क्लियर होने लगेंगी, और आप बहुत सारे क्वेश्चन एक मैप के थ्रू आप कर ले जाएंगे। आइए अब दूसरा चैप्टर देखते हैं, आखेट खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादक तक। तो यहाँ देखिए दिखा है 20 लाख साल पहले आखेट और खाद्य संग्राहक थे, मतलब 20 लाख साल पहले, 20 लाख से लगभग 12,000 साल पहले का काल पूरा पाषाण काल कहा जाता है। ये हम आगे भी पढ़ेंगे और जानते भी होंगे जिन्हें पहले पढ़ा होगा। तो पूरा पाषाण काल में प्रारंभिक इंसान क्या था, आखेट करता, आखेट मतलब शिकार करता था, खाद्य संग्राहक था। तो पूरा पाषाण काल से लेके नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल आपका 12,000 से 10,000 साल तक का पाया जाता है, और 10,000 से बाद का काल नव पाषाण काल आता है। तो नव पाषाण काल में भोजन उत्पादन मतलब कृषि करना सीख गया था आरंभिक मानव। तो इसमें एसेंशियलिटी के सेकंड पार्ट में आखेट खाद्य संग्राहक लगभग पूरा पाषाण काल से आपको नव पाषाण काल की जर्नी के बारे में बताया जाएगा। तो देखिए आरंभिक मानव क्यों भटकता था, मतलब आरंभिक मानव घुमंतु प्रवृत्ति का क्यों था, बंजारा जीवन क्यों जीता था। तो देखिए फूड शॉर्टेज थी, क्योंकि खाने की आरंभिक काल में कमी थी, तो खाने की कमी के कारण वो यहाँ से वहाँ भटकता था। एनिमल माइग्रेशन, जीवों का जो प्रवसन होता था, क्योंकि जीव भी मौसम के हिसाब से आपके प्रवास करते हैं, ठंडे मौसम में प्रवास करेंगे, फिर कहीं प्रवास कर जाएंगे। तो क्योंकि आरंभिक मनुष्य भी शिकार पर डिपेंड था, तो वो भी उनके साथ भी माइग्रेशन करता था, इसलिए वो भटकता, घुमंतु और बंजारा जीवन जीता रहता था। फ्लावरिंग इन प्लांट्स, ये प्लांट्स में भी जैसे प्लांट कोई पौधे होते हैं उनमें फूल किसी मौसम में आते हैं, किसी मौसम में फूल पत्तियां नहीं आते हैं। तो जिस मौसम में फूल पत्तियां आते हैं उस मौसम में आरंभिक मानव उस जगह पे आ जाता था, जब चले जाते हैं तो दूसरे जगह चला जाता था। और मानसून भी है, मानसून से कई नदियाँ झीलें सूख जाती थी, कहीं में पानी आ जाता था। तो इस वजह से ये भी आरंभिक मानव भी अपना भटकता रहता था और घूमता रहता था। यही देखिए यहाँ 3-4 कारण दिखाए गए हैं आपको एनसीईआरटी में भी, कि पहला कारण है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों रहते तो आसपास के पौधों, फूलों व जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, और इस प्रकार भोजन की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता था, मतलब फूड शॉर्टेज, फूड की कमी थी तो उस जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। दूसरा कारण है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए, जो जानवर हैं, कई जानवर जो मांसाहारी जानवर हैं वो अपने शिकार के लिए, और हिरन और मवेशी जैसे जानवर चारा ढूंढने के लिए। जब चारा दूसरी जगह खत्म हो जाएगा तो दूसरी जगह जाएंगे, दोनों अपने काम के लिए प्रवास कर जाते थे, एक से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए जानवरों का शिकार, चूंकि आरंभिक मानव शिकार पर ही डिपेंड था, तो शिकार करने के लिए लोग भी इनके पीछे पीछे चले जाया करते थे। तो एक ही हो गया। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं कि पेड़ों और पौधों में फूल फल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते हैं। वही फ्लावरिंग इन प्लांट्स, कि किसी पेड़ में कभी फूल आते हैं, किसी में कभी फल आते हैं, तो उस प्रकार से भी ये प्रवास करते थे। और चौथा कारण है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों को जीवित रहना संभव नहीं होता है, और पानी झीलों, झरनों व नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलें पानी कभी नहीं सूखता, कुछ नदियों में पानी कभी नहीं सूखता, लेकिन कुछ कुछ झीलें और नदियाँ हैं जो बारिश के बाद ही उनमें पानी मिल पाता है। तो ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोग सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता है। सूखा पड़ा, किसी नदियों का पानी सूख गया तो जिन नदियों सदा नीरा रहती थी उसकी तरफ चला गया। तो ये 3-4 मेन एनसीईआरटी कारण बताती है कि इस प्रकार से आरंभिक मानव प्रवास करता था।
अब आरंभिक मानव के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है? तो आरंभिक मानव के बारे में हमें जानकारी पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार जो बनाए जाते थे, जो वो औजार जो बच जाते थे उनके, मतलब कि जैसे उन्होंने जो औजार बनाया वो औजार उन्हें पत्थर के हुए तो वो तो सड़े गले नहीं, लकड़ी के औजार तो सड़ गल गए, पत्थर के औजार बाद में उत्खनन में जो प्राप्त हुए उन हिसाब से आरंभिक मानव के बारे में जानकारी मिलती है। और इनमें से जो पत्थर के औजार आज भी बच गए हैं उनके उनसे जो उत्खनन हुआ फिर हमें उनके बाद में आरंभिक मानव की जानकारी हुई। और इनमें से कुछ औजारों का प्रयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस को काटने, पेड़ों की छाल, जानवरों की छाल उतारने के लिए, ठीक है। कुछ कुछ हथियारों का यूँ मुट्ठी भी लगाना सीख गए थे, भाले बनाकर, बाण हथियार जैसे। कुछ औजारों में लकड़ियाँ काटी जाती थी, ईंधन के रूप में भी लकड़ियों को काटते थे, झोपड़ियों और औजारों के लिए भी बनाया जाता था, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये आपके जो औजार दिखाए गए हैं जड़ों को खोदने के लिए, जानवरों की खाल उतारने के लिए, वस्त्रों, देखिए आपको किस प्रकार वस्त्रों को सिल रहा है ये, ठीक है, ये काटने के लिए। तो इस प्रकार से औजारों का प्रयोग किया जाता था। अब देखिए रहने की जगह निर्धारित करना, मानचित्र 2 देखिए और लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल हैं जहाँ आखेट खाद्य संग्राहक के होने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा भी और कई स्थान पर आखेट खाद्य संग्राहक रहते थे। तो आइए लाल त्रिकोण वाले स्थान देखते हैं। देखिए सबसे पहले आप भीमबेटका देखते हैं। भीमबेटका जो एमपी में पाई जाती है, ये सबसे पुरापाषाणिक स्थल है। हुंसगी कर्नाटक में पाया जाता है। कुर्नूल आंध्रा की गुफाएं हैं, ठीक है। अब आपको सबसे पहले भीमबेटका के बारे में कुछ बताते हैं। भीमबेटका आप जानते होंगे वर्ल्ड हेरिटेज एक साइट है यूनेस्को की एक भीमबेटका वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और 1957 में वीएस वाकड़कर ने इसकी खोज की थी, जो ये बाद में वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को की साइट बन गई। यूपीएससी में भी इसको पूछा गया है, प्री 2020 में इसको पूछा गया है इसकी खोज किसने। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि भीमबेटका की खोज किसने की थी। देखिए आप देखते भी होंगे आरओ यूपीपीसीएस ऐसे ही फैक्ट पे ज़्यादा ध्यान देता है। और खासतौर से पुरापाषाणिक स्थल 3 ही है, भीमबेटका, हुंसकी और कुर्नूल गुफाएं जो ये है ना, ये तुंगभद्रा नदी, ये भी याद रखना होगा। ये भी आपको बहुत बड़ी चीज़ होती है कि जो आप ये दूसरा मैप, पहला मैप आपको दिखाया, ये दूसरा मैप है। और मेरा विश्वास मानिए अब मैप से यूपीएससी हुआ, यूपीपीसीएस हुआ, आरओ सब क्वेश्चन पूछते हैं। खासतौर से एनसीईआरटी के जो मैप होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और आप जब भी कोई साइट देखेंगे तो ये देखेंगे वो किस क्षेत्र में थी। जैसे आपको पीछे दिखाया गया था कि आपका पुहार किस क्षेत्र में था, और भी आपके जो क्षेत्र दिखाए जा रहे हैं कि आपको कौन सा किस क्षेत्र में था। जैसे अभी आपको सबसे पहले आपको दिखाया गया है भीमबेटका कहाँ है, हुंसगी कहाँ है, कुर्नूल की गुफाएं आपकी कहाँ पाई जा रही हैं, ठीक है। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि भीमबेटका की गुफाएं। तो लाल त्रिकोण वाले आपके 3 कौन से स्थान हो गए? एक आपका हो गया भीमबेटका या भीमबेटका, ठीक है, हुंसगी कर्नाटक, हुंसगी, भीमबेटका, और ये आपका हो गया कुर्नूल जो आपका आंध्रा में। 3 आपकी, ठीक है। अब ये देखिए इसके अलावा और भी कई स्थान रहे होंगे जो बाद में भी खोजे जाएंगे, आगे भी खोजे जाएंगे। जब आगे उत्खनन होगा तो पता चलेगा कि ये पुरापाषाणकालिक स्थल थे। आखेट खाद्य संग्राहक रहते थे इन क्षेत्रों। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थानीय चिन्हित किए गए हैं। कई पुरातन नदियों और झीलों के किनारे भी पाए गए हैं। ये आपके पुरापाषाणिक स्थल हैं। देखिए ये आपका शैल चित्रकला, ये आपकी भीमबेटका में प्राप्त हुई है एक शैल चित्र। इसमें दिखाया गया था मनुष्य किस प्रकार शिकार करते हैं। भीमबेटका की गुफा जो आधुनिक मध्य प्रदेश में है। अब इसमें बताया गया है एक पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिलती हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती रहे इनको। और गुफाएं नर्मदा घाटी के पास की हैं ये। अब इसमें जैसे ये क्वेश्चन भी आपको करने चाहिए कि तुम बता सकते हो कि रहने वाले लोगों ने यह जगह क्यों चुनी है। तो एक पॉइंट तो इन्होंने ऊपर ही बताया है कि बारिश, धूप, हवाओं से इनको राहत मिल सके। दूसरा है ये शिकार से भी यहाँ बच सकते थे, कोई जानवर इनका शिकार ना कर ले, मानवों का ही शिकार ना कर ले, इससे भी ये बच सकते हैं। और आपको ये भी देखने को मिलेगा, एक फैक्ट है महाराष्ट्र में जो पाटना है पुरापाषाणकालिक स्थल है। यहाँ आपको शुतुरमुर्ग के अंडे मिले हैं। और इस पर भी पेंटिंग की गई है। तो महाराष्ट्र के पाटने, ये भी आपके ऐसे फैक्ट हैं। भीमबेटका, पाटने, हुंसगी, कुर्नूल, ये आपके पुरापाषाणिक काल स्थल के हैं। ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको आगे पूछे जा सकते हैं, पूछते भी। आप देखिए आरओ के प्रीवियस ईयर भी आपको सर करा रहे, उसमें भी आप देख रहे होंगे भीमबेटका हुआ, हुंसगी हुआ, कुर्नूल हुआ, ठीक है। और आगे भी आपको जैसे बुर्जहुम के बारे में ये सब स्थल बताएंगे आपको कितने इंपॉर्टेंट रहे हैं। अब देखिए अब आपको आगे दिखाते हैं कि कैसे आग की खोज हुई, ठीक है। तो कुर्नूल गुफाएं आप ऊपर देख ही चुके हैं कि कुर्नूल गुफाएं जो आंध्रा के क्षेत्र में पाई जाती हैं, यहाँ से राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए हैं। यदि आपको राख के अवशेष मिले हैं तो इससे तो यही मतलब निकाला जाएगा ना कि
आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे और आग का प्रयोग भी प्रकाश के लिए करते थे, मांस भूंजने के लिए करते थे, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने आदि इनके प्रयोग के लिए आग का प्रयोग करते थे। अब आइए आगे देखते हैं नाम व तिथियाँ। देखिए तो आपको यहाँ से समझाते हैं कि नाम व तिथियों का कैसे यूज़ किया गया है। आपको ऊपर भी हम लोगों ने दिखाया है और भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप देखिए 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व तक जब आपको बताया गया तो ये क्या है, आपका पुरा पाषाण काल स्थल है। तो आपका ये पुरा पाषाण काल है, ठीक है। उसके बाद 12,000 से 10,000 वर्ष तक का ये आपका मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है आपका ये। उसके बाद आप देखते हैं कि 10,000 वर्ष पूर्व के काल के बाद का जो क्षेत्र है वो आपका नवपाषाण काल का, नवपाषाण काल का पीरियड है। तो तीनों पीरियड हैं और इस पीरियड में आपको देखते हैं कि पुराने पत्थर मिलेंगे आपको, मतलब बहुत मोटे मोटे औजार मिलेंगे। पुरा पाषाण काल में क्या था, इंसान खाद्य संग्राहक था, आखेटक था, जो आपको ऊपर दिखाया है। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, आपका आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण काल। आपके मध्य पाषाण काल को ये देखिए, आपको ये माइक्रोलिथ, यहाँ लघु पाषाण काल, यहाँ छोटे छोटे औजार बनने लगे थे, मनुष्यों ने बनाना सीख लिए थे। नवपाषाण काल आते आते इंसान कृषि करना सीख गया था, जैसा कि आपको बताया। और 10,000 वर्ष पूर्व के बाद एक ऐसी घटना हुई जिससे ग्लेशियर पिघलने लगे और घास के मैदान बनने लगे। ग्लेशियर पे तो इंसान यहाँ से यहाँ शिफ्ट होने लगा, फिर धीरे धीरे घास के मैदानों से खेती करना स्टार्ट कर दिया। यही इसमें सब दिखाया गया है। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनको बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरा पाषाण काल कहते हैं। पुरा पाषाण काल याद, प्राचीन और पाषाण मतलब कि पाषाण मतलब पत्थर, तो प्राचीन और पाषाण का मतलब है पत्थर। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000, यहाँ आपको देखा है 20 लाख से 12,000 वर्ष तक के दौरान का माना जाता है। इसको 3 भागों में बांटा जाता है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण काल। आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण काल के रूप में मानव इतिहास का लगभग 99% कहानी इसी काल की है, जिसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, क्योंकि जितना उत्खनन हुआ हमें उतनी ही जानकारी है। 99% की कहानी हमें जानकारी ही नहीं है इसके बारे में। उसके बाद हम जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, मतलब घास का मैदान, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण काल कहते हैं। इस समय लगभग 12,000 साल से 10,000 साल, 12,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व के काल को मध्य पाषाण काल की आपको बताया है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिए और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पुरापाषाण काल युग वाले औजार भी इस दौरान मिलते हैं। पुरापाषाण काल वाले भी औजार मिल रहे हैं और नए नए औजार भी, उनमें लकड़ी वाले मुट्ठे लगाना सीख गए हैं। अगले युग की शुरुआत 10,000 साल से होती है, इसे नवपाषाण काल युग कहते हैं। नवपाषाण काल का मतलब क्या होता है, नवपाषाण, नव मतलब नया, पाषाण मतलब पत्थर, नए नए औजार। यहाँ की इनने कृषि करना सीख लिया था, ठीक है। आइए देखते हैं बदलती जलवायु, जो आपको ऊपर बताया गया है ना कि 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और घास के मैदान बनने लगे। तो घास के मैदान बनेंगे तो क्या हो, घास के जहाँ मैदान बने तो शाकाहारी जीव जैसे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी ये उन मैदानों में आने लगे। उन मैदानों में आने लगे तो गाय जैसी उन जानवरों की संख्या बढ़ी, जो घास को खाकर जिंदा रहते थे, वो जानवर घास वाले मैदानों में आने लगे। जो लोग इन जानवरों के शिकार करते थे वे भी इनके पीछे पीछे। तो यही आपका प्रवास ऊपर दिखाया गया कि लोग प्रवास क्यों करते थे, क्योंकि घास के मैदान बने तो लोग शाकाहारी जानवर या जो घास खाते जानवर हैं उनके पीछे पीछे उनके शिकार के लिए आने लगे। इनके खाने पीने की आदतें और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे लोग। हो सकता है तब इन लोगों ने जानवर को पकड़कर अपनी ज़रूरतों के अनुसार पालने की बात भी सोचने लगे होंगे। साथ ही इस काल में मछली भी महत्वपूर्ण भोजन का स्रोत बन गई थी, क्योंकि 2500 वर्ष पूर्व हमने देखा था कि नदी के किनारे और समुद्र के किनारे ऊपर आपको दिखाया गया। हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले इंसान कहाँ रहना शुरू किया है, नदियों के किनारे। तो आपको दिखाया गया 4700 वर्ष पूर्व जो हड़प्पा बना है उसमें पहले रहना स्टार्ट किया, जो कि मैदानी भागों में है। उसके बाद समुद्री भागों में रहना शुरू किया, जो 2500 वर्ष की। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आप ये देखिए, खेती और पशुपालन की शुरुआत हो गई। इसी दौरान उपमहाद्वीप में विभिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ, धान या पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ लीजिए कि इंसान धीरे धीरे कैसे कृषक बन गया नवपाषाण काल में, ठीक है। फिर यहाँ देखते हैं, सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। आपको ये सर पीछे भी बता चुके होंगे, जैसे आगे भी हम लोग बताएंगे आपको कि बुर्ज होम, जैसे आपने देखा होगा बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में आता है। तो बुर्ज होम, सर ने ट्रिक बताइए, ऐसा होम जिसमें इंसानों के साथ कुत्ते रहते हों, ऐसा होम जिसमें इंसानों के साथ कुत्ते रहते हों, बुर्ज होम। तो सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया, ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो ये हो गया आपका कुत्ते को बनाया गया। और कहाँ बनाया गया है, तो आपको ये बुर्ज होम, सर ने इसकी आपको ट्रिक भी बताई गई है कि ऐसा होम जिसमें इंसानों के साथ कुत्ते भी रहते हों, ठीक है। धीरे धीरे इंसान कृषक से पशुपालक बन गए, कृषक कृषि करने लगे, घास के मैदान बने तो जानवर आए, जानवरों को पालने लगे ये लोग, धीरे धीरे जानवर से पशुपालक बन गए। अब ये दिखाते हैं घरेलूकरण की प्रक्रिया। जब जंगली जानवर हुए, जब वो पालतू बने तो किस प्रकार घरेलूकरण की प्रक्रिया हो, किस प्रकार पशुपालन बढ़ा, ये आपको दिखाया गया है। तो देखिए, लोगों द्वारा पौधे उगाने
और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। ये आप आगे पढ़ सकते हैं। ठीक है, लोग उन्हीं जानवरों को पालते थे जो अहिंसक होंगे, सीधी सी बात है। उन्हीं जानवरों को लोग पालेंगे जो अहिंसक होते हैं, गाय, भेड़, बकरी, बैल, ये सब चीज़। जो हिंसक होते हैं जैसे शेर, ये सब चीज़ों को थोड़ी पाल सकते हैं वो। और इनका शिकार करना भी इनके लिए टफ, जिनका शिकार करना इसी अहिंसक हैं उनको ही लोग पालेंगे। तो इसकी पहचान कैसे हुई है देखिए, मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना पालतू जानवरों के दांतों और सींग, छोटे सींगों से होती है। इन दांतों को देखिए और कौन सा जंगली सूअर का है, कौन सा पालतू सूअर का है। अब देखिए आपको यहाँ दिखाते हैं। देखिए ये दो दांतों का स्वरूप दिया गया है। अब इसमें आपको ढूंढना है कौन सा जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू सूअर का। देखिए ये नुकीले हैं, तो ये ऑब्वियस सी बात है, नुकीली जो चीज़ होगी वो, मतलब नुकीले दांत जंगली सूअर, नुकीले क्योंकि उनको मांस फाड़ना है, सब चीज़ करना है। और पालतू सूअर को सीधा सीधा खाना मिल जा रहा है, भोजन मिल जा रहा है, तो उनके नुकीले दांत की प्रवृत्ति धीरे धीरे नॉर्मल दांतों में बदल जाएगी। तो इस प्रकार की ये उत्खनन में जो पता चला ना पुरातत्वविदों को, तो इस प्रकार उन्होंने बताया कि पशुपालन घरेलूकरण की प्रक्रिया किस प्रकार बढ़ी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले प्राचीन फसलों गेहूं तथा जौ उगाते थे, उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों कुत्ते के बाद भेड़ बकरी। कुत्ते जैसे बताए बुर्जों में, उसके बाद भेड़ बकरी, क्योंकि ये दुधारू पशु होते थे। फिर इसके बाद जैसे भेड़ से ऊन मिलती है, बकरी से दूध मिलता है, इस प्रकार इनका भोजन के तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है। ये आपको देख के आप पता कर सकते हैं। फिर देखिए एक नवीन जीवन शैली, या मतलब ये इतना इम्पोर्ट जो आपको हाईलाइट किया गया है ना पार्ट, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको देखिए जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो आपको एक बार रीडिंग करनी है, उसके बाद आपको बढ़ते चले जाना है। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही स्वरूप में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों ने इनके भंडारण की भी बात सोचनी पड़ी, क्योंकि अब धीरे धीरे कृषि होने लगी थी। तो कृषि के बाद जो उपज बच रही थी, अब उसको इनको भंडारण की भी सोचना था कि इनको कैसे भंडारण किया जाए। महिलाओं को घर में रखा, मतलब महिलाओं को भंडारण की चीज़ दी जाए ताकि महिला बच्चों को संभाले और इन्हें शिकार के लिए ना जाना पड़े, इसलिए भंडारण की बात सोचने लगी। भंडारण जैसे जैसे हुआ तभी उसके बाद धीरे धीरे परिवार और समाज की संकल्पना बढ़ी। जब परिवार और समाज की संकल्पना तो तभी बढ़ेगी ना जब घर में अनाज होगा। अब जब दोनों ही लोग, पति पत्नी दोनों ही शिकार के लिए जा रहे हैं, दोनों ही भोजन की तलाश में पूरा दिन दिन गुजार दे रहे हैं, तो परिवार और समाज की कैसे संकल्पना विकसित होगी। धीरे धीरे भंडारण की बात हुई, जिसके पास ज़्यादा भंडारण होगा फिर उसने भोज कराना शुरू हुआ। धीरे धीरे ऐसे समाज बनते हैं। अब ये जो इंपॉर्टेंट है आप इसको आप ऊपर पढ़ सकते हैं, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2, मानचित्र देखिए आपको बहुत बिल्कुल मतलब दिमाग में फिक्स कर लेना एनसीईआरटी के मानचित्र। तो बिलीव मानिए मैंने भी मानचित्र को बहुत अच्छे से पढ़ा है। मानचित्र आप पढ़ लेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन खुद ही हो जाएंगे। नीले वर्ग में जो आपको दिख रहे हैं उनको आप देखिए, जैसे आपको ऊपर दिखाते हैं कि जो नीले वर्ग में आपको दिख रहे हैं उनको मानचित्र में क्या कहा गया है। तो देखिए नीले वर्ग में आपको सबसे पहले मेहरगढ़, बुर्ज होम, यहाँ है आपका चिरान, यहीं आपका कोल्डेहवा, महागढ़ा, और आपको ऊपर बताया गया यहीं आपका लहुरा देव है जो ये आपके बिंद के नॉर्थ में है। ये सभी उत्तर में, मतलब कि उत्तर प्रदेश में है। लहुरा देव जहाँ चावल की नवीन खोज हुई है, सबसे पुराना चावल यहीं पाया गया है। कोल्डेहवा, महागढ़ा, ये आपको सर भी प्रीवियस ईयर में बता रहे होंगे, पिछली क्लासेस में भी सर बता रहे होंगे। महागढ़ा, ऐसागढ़, कोल्डेहवा, लहुरा देव, ये सब आपको बताया गया है। ठीक है, डाउजली हेजिंग, डाउजली हेजिंग नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है। जिटाइट पत्थर पाया जाता है। काठास्म, काठास्म मतलब ऐसी लकड़ी जो बर्फ के कारण जम जाती है। काष्ठास्म, काष्ठास्म बन जाती है ये। ठीक है, यहीं से आपका दाउजली हेडिंग में आपको बताएगी कि यहीं से आपका चीन का और यहीं से आपको म्यांमार जाने का भी रास्ता था। है, और आपको यहाँ पर साउथ में देखिए पेम्पल्ली, और यहाँ को हल्लूर दिखाया गया है आपको। ठीक है, नीले वर्ग वाले तो आप देख सकते हैं नीले वर्ग में आपको क्या क्या दिखाया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपको मेहरगढ़ दिखाया गया है, यहाँ आपको बुर्ज होम दिखाया गया है, बिहार में चिरान दिखाया गया है, नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में आपको दाउजली हेडिंग, यूपी में कोल्डेहवा, महागढ़ा, लहुरा देव, यहाँ आपको हल्लूर दिखाया गया है, यहाँ आपको पयमपल्ली दिखाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं और ये आपकी नवपाषाणकालीन साइट्स हैं जो आपको दिखाई गई हैं नीले वर्ग में। ठीक है, अब देखते हैं कि जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ आपको नवपाषाणकालीन स्थल है तो आपको कृषि मिल गई, तो शुरुआती कृषक और पशुपालक, तो आपको ये बताया भी गया है कि मेहरगढ़ में आपको सबसे पहले, जो एनसीईआरटी बताती है कि मेहरगढ़ में सबसे पहले जौ और गेहूँ, जो आपको किरथर पहाड़ियाँ पीछे बताई गई हैं बलूचिस्तान के आसपास की, तो मेहरगढ़ में सबसे पहले जौ और गेहूँ इंसानों ने उपजाना सीख लिया था। अब उसके बाद है बुर्ज होम, बुर्ज होम भी आपको बताया गया है। फिर उसके बाद आपको यहाँ जो बताया गया ना यूपी की साइड जो बिंदी के नॉर्थ में लहुरा देव, लहुरा देव में रिसेंट रिसर्च हुई है, रिसेंट रिसर्च हुई है, लेकिन इसके पहले जो आपको बताया गया है कि इसमें कोल्डेहवा, कोल्डेहवा आपको बताया कोल्डेहवा यदि मेहरगढ़ में दोनों में कहा गया है तो कोल्डेहवा भी लगाएंगे आप। और कोल्डेहवा पुरानी साइट थी चूँकि, और आपको सॉरी लहुरा देव, और यदि आपको मेहरगढ़ के बारे में कन्फ्यूजन की जाएगी तो आपको लहुरा देव लगाना है। दोनों आपको शायद ही ना दिया जाए, यदि दोनों दिया जाएगा तो आपको लहुरा देव लगाना है, ना कि मेहरगढ़ लगाना हो।
यदि मेहरगढ़ दिया है तो आपको मेहरगढ़ ही लगाना। मेहरगढ़ कहाँ? किरथर पहाड़ियों के पास, बलूचिस्तान के क्षेत्र में। तो देखिए ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए जाते थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में क्या है आपका? मेहरगढ़ क्षेत्र है आपका, बुर्जुम कश्मीर में, आधुनिक कश्मीर में बुर्जुम है आपका। पूर्वी क्षेत्र में आपको बताया था डाउजली हेडिंग, चिरांद है आपका, चिरांद ये बिहार में है। दक्षिण भारत में आपका हल्लूर है, पय्यमपल्ली कर्नाटक तमिलनाडु के आसपास, ठीक है। और आपको ये यूपी के 3 बताए गए हैं कि महागढ़ा है और आपका लहुरा देव है, कुलडेवा, ये सब बताए गए हैं आपको। और आप यहाँ से और भी देख सकते हैं। अब स्थायी जीवन की ओर चलते हैं। यहाँ से स्थायी जीवन, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्जुम जो आपको ऊपर बताया गया। वर्तमान कश्मीर में जो बुर्जुम है, यहाँ के लोग गड्ढों के नीचे घर बना के गर्तवास, ये गर्तवास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका यूपीएससी ने भी पूछा है, यूपी पीसीएस ने भी पूछा है, आरओ भी एक बार प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। और सर ने भी आपको बताया गया होगा बुर्ज होम, ऐसा होम जहाँ कुत्ता रहता हो, गर्तवास गड्ढे बना के रहते हैं। कुछ आपको ऐसी ट्रिक्स भी बताई गई जिससे आप याद रख सकते हैं। उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, ठंडे मौसम में सुरक्षा, आग जलाने के अंदर बाहर दोनों के साक्ष्य मिले, अर्थात कि अंदर बाहर दोनों जगह खाना बनाने का साक्ष्य मिला है, ठीक है। बहुत सारी जगहों के पत्थर औजार भी मिले। इनसे कई ऐसे औजार हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरण से भिन्न है, मतलब पुरापाषाण युगीन जो उपकरण है उनसे भिन्न है। मुट्ठे लगे हुए हैं, धार है उन पे, ठीक है। ऐसे उपकरण मिले हैं जो पुरापाषाण काल में नहीं है, जो यही बताते हैं कि ये नवपाषाण काल स्थल है। आप कहते हैं ना कि कैसे पता चलता है कौन सा स्थान नवपाषाण कालीन है, पुरापाषाण कालीन है। तो सबसे पहले जो पुराने औजार हैं जो बिना धार के होते थे, वो हम इसको मानते हैं कि वो पुरापाषाण कालीन स्थल है। जिस हथियार में धार मिलने लगी, हथियार चेंज होने लगे, मनुष्य ने कृषि करना सीख, आग जलाना सीख लिया, इस प्रकार हम बताते हैं कि नवपाषाण कालीन स्थल है। ओखली और मसूल का प्रयोग अनाज तथा अन्य वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। 8000 साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग आज हम अनाज पीसने के लिए करते हैं। तो ये देखिए आपको घरेलू के मतलब मसाले पीटने के लिए और कूटने के लिए ओखली मसूल इन प्रकार की ये पत्थरों का प्रयोग करते थे, ठीक है। पर धीरे धीरे अलंकरण, बर्तन, ऐसे बर्तन होने लगे, भंडारण की बात चलने लगी। तो ये आप दोनों पढ़ सकते हैं। अब आइए देखते हैं, आपको बताते हैं सूक्ष्म निरीक्षण, आपको मेहरगढ़ का बताते हैं। पीछे बताया था ना कि आपको मेहरगढ़ के बारे में डिटेल्ड बताया जाएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं कि मेहरगढ़ कहाँ, आपको पता है मेहरगढ़ बलूचिस्तान के, पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर के आसपास, बलूचिस्तान के आसपास आपको मेहरगढ़ किरथर पहाड़ियों के पास मिला है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बलूचिस्तान या मेहरगढ़ आपको कहाँ मिलता है, दे सकते हैं कि बलूचिस्तान में या किरथर पहाड़ियों के पास, पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर के पास। तो अब देखिए मेहरगढ़ ढूंढिए, ये बताया गया। ईरान जाने वाले रास्ते में सबसे महत्वपूर्ण बोलन दर्रे के पास हरा भरा ये समतल मैदान था, ठीक है, जहाँ सबसे पहले जौ, देखिए आपको होता है जौ और गेहूँ। ये क्वेश्चन आपको पूछा भी गया है, पूछ भी सकता है आगे। यहाँ भिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं, हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों, भेड़ बकरियों की हड्डियाँ से पता चलता है किस प्रकार के जानवरों को ये पालते थे। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं, ये घरों के अवशेष मिले हैं। इसमें किसी एक घर में भंडारण की थी, किसी में दबा के रख दिया किसी को, ठीक है, भंडारण के काम आते थे। और ये चूँकि इनमें कब्र भी ऐसी मिली हैं जो मृत्यु के बाद का भी जीवन बताती हैं। कब्रों के साथ सामान दिए गए, भेड़ बकरियाँ रखी गई, जिससे परलोक की भी इनकी संकल्पना थी कि शायद मृत्यु के बाद का भी कोई जीवन है। इसीलिए उनके लिए बर्तन रखते थे, भेड़ बकरियां रख देते थे, उनका जो सामान होता था वो दफना देते थे। तो देखिए आइए आपको देख भी सकते हैं कि एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है, जो इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया है। अर्थात ये केवल इहलोक को ही नहीं मानते थे, ये परलोक की भी संकल्पना विकसित कर ली थी। देखिए किस प्रकार से इस मृतक को दफनाया गया है। देखिए आपको ये 2 बकरियां दिख रही हूँ, बकरियां, भेड़ बकरी जो भी गाड़ी गई हो, यहाँ तक ये कि यहाँ बकरी ही गाड़ी, क्योंकि यहाँ पूछ सकते हैं क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो, तो ये 2 बकरियां गाड़ी गई हैं। यहाँ कुछ इनके सामान गाड़ेंगे, तो इनकी परलोक की भी संकल्पना थी। अब आप यहाँ से इनके उपयोगी शब्द को भी समझ सकते हैं। आकिट खंड ये पढ़ सकते हैं आप, जो आपको नहीं समझ आए दोबारा से जाके उस शब्द को फिर से फिल्टर देख सकते हैं, कर सकते हैं। अब आपको देखिए ये सब आपको सॉल्व करना है, ये आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ कुछ पढ़ा है। उसके बाद आप देख सकते हैं और क्वेश्चन है, जैसे ये महत्वपूर्ण तिथियाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिमाग में एक फ्रेमवर्क बनाती हैं तिथियाँ। अच्छा कि यहाँ से 20 लाख से 12,000 साल पहले तक नवपाषाण काल चला, आपका बनने की प्रक्रिया आपकी 12,000 साल पहले प्रारंभ हुई। ये आपका पुरापाषाण काल है, ये आपका मध्यपाषाण काल आ गया, यहाँ इंसान बस्तियों में रहने लगा। नवपाषाण काल 10,000 साल के बाद। मेहरगढ़ में बस्तियों का आरंभ हुआ 8,000 साल के बाद। ये मेहरगढ़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, सर ने भी बताया होगा, ऐसा गढ़ जहाँ पुरापाषाण कालीन या नवपाषाण कालीन स्थल पाए जाते हैं। ऐसा गढ़ कुछ ट्रिक ऐसी बना के आप याद रख सकते हैं। ट्रिक के तौर पर आपको क्या होता है, चीज़ें दिमाग में फिट हो जाती हैं। जैसे आपको अभी पीछे बताया ना कि आपको कैसे सिंधु की सहायक नदियों को रखना है। इन जंक्शन का रन बिट स्लो आपको पूरा रखना है कि ऐसे ऐसे
ऐसे रख के आप पूरा पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको एक बार बना लेंगे ना तो कभी नहीं भूलेंगे। जैसे मैंने एक बार बना लिया तो मैं जब भी कभी भी पढ़ाऊंगा हमेशा याद रहेगा। तो आपका ये दूसरा चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। चैप्टर 3 क्या है? आरंभिक नगर। आरंभिक नगर मतलब हड़प्पा की शुरुआत, मेनली हड़प्पा पर डिपेंड है पूरा कि हड़प्पा की शुरुआत कैसे हुई। तो ये शुरुआत कैसे हुई है ये देखते हैं कि भारत के पंजाब का जो प्रांत था, पंजाब पश्चिम मतलब कि पश्चिम का क्षेत्र जो पाकिस्तान का भी आज का क्षेत्र है, तो यहाँ सबसे पहले जब रेल लाइन बिछाई जा रही थी तब 150 साल पहले, लगभग 150 साल पहले जब ब्रिटिश के समय रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तब यहाँ से ईंटें मिलना प्रारंभ हुई। तो ईंटों का प्रयोग ये रेल लाइन बिछाने के लिए करने लगे। इन्हें नहीं पता था कि ये हमारी किस प्रकार की एक महत्वपूर्ण संपदा है, ये हमारी प्राचीन सभ्यता है। इसको पहले किसी को पता ही नहीं था, तो ईंटें उखाड़ उखाड़ के ले जा रहे थे। चूंकि पकी हुई ईंटें थी तो ये बहुत मतलब पक्की थी, तो इसको रेलवे लाइन बिछाने के लिए यूज़ कर लिया। कहीं कोई अपने घर ले गया। 70 साल, लगभग 150 साल पहले इसकी खोज हुई और लगभग 80 साल पहले हमें हड़प्पा का पता चला। लगभग 70 साल तक ये ईंटें ले जाई जाती रही थी। कितनी सभ्यता का विनाश हो चुका था। तो फिर उसके बाद यही बताया गया 150 साल पहले पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तब इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा प्रस्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने ये सोचा ये खंडर है, अच्छी ईंटें मिलेंगी, ये सोचकर हड़प्पा के खंडरों का उखाड़ ले गए और रेलवे लाइनें बिछा ली। कुछ लोग अपने घर ले गए, कई प्रकार की इमारतें नष्ट कर दी। उसके बाद लगभग 80 साल पहले, 70 साल तक ईंटें उखाड़ते रहिए, 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। अब आपको ये बताना है कि सबसे पहले जैसे आपको प्रीवियस ईयर में सर बता रहे होंगे कि हड़प्पा की खोज किसने की, सिंधु घाटी मतलब मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की, तो आपको ये बताना, चलिए मैं ही बता देता हूँ। हड़प्पा की खोज आपको जैसे बताया होगा सर ने, दयाराम साहनी, ऐसे राम जो दया, मतलब कुछ भी ट्रिक्स जो आपको याद रह सके वो बताइए तो आप बता सकते हैं हड़प्पा की खोज हुई। ठीक है, अब देखिए, और तब ये पता चला कि खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक थे। मतलब जो खोज हुई इससे सब पहले मानते होंगे शायद मगध, उससे पहले, लेकिन जो खोज हुई हड़प्पा के नगरों की तब शुरुआत का पता चला। नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों जो इमारत और चीज़ें हैं हड़प्पा, चूँकि हड़प्पा की खोज हुई। अब जैसे मान लीजिए अगर मोहनजोदाड़ो नामक जगह या राखी गढ़ी रोपड़ कुछ भी एक जगह जैसे आप ले लेते, मान लो कि राखी गढ़ी की खोज सबसे पहले हो जाती, उसके बाद जो भी खोज आपको होती, जैसे राखी गढ़ी के बाद हड़प्पा मिलता, सिंधु घाटी मिलती, सुतकांगोडोर, मांडा कुछ भी मिलता, तो फिर उसके बाद उसका नाम राखी गढ़ी के नाम पर रखा जाता। इसीलिए सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई। लोग कहते हैं ना हड़प्पा सभ्यता क्यों कही जाती है, तो जो सबसे पहले खोजी गई उसके बाद की जो चीज़ें खोजी गई उसको उसी सभ्यता का नाम दे दिया है। हो सकता था राखी गढ़ी खोज दें, हो सकता था मांडा, हो सकता था रोपड़ या यूपी का आलमगीर, कुछ भी। अगर यूपी का आलमगीर मिल जाता तो मान लेते थे कि पूरी सभ्यता आलमगीर सभ्यता है ये। अब जैसे हड़प्पा खोजी गई तो हड़प्पा सभ्यता कह दी इसको। ठीक है, अब ये देखते हैं इन शहरों का निर्माण 4700 साल वर्ष पूर्व। अब आपको ऊपर बताया BC AC का, तो 4700 साल मतलब 2700 BC, 2700 BC प्लस इसमें यदि 2000 जोड़ देंगे तो आपका ये 4700 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको BC AD निकालना होता है। आप समझ ही गए होंगे, पीछे आपको बताया गया है। अब आप देखते हैं इन नगरों की क्या विशेषताएं थी। ये उन्नत नगर प्रणाली थी। तो ये नगर, इनका मेनली इनका नगर दो भागों में विभाजित था। जी, एक पश्चिमी भाग था, पश्चिमी भाग को नगर दुर्ग कहा जाता था इनके, और एक पूर्वी भाग था, इनके पूर्वी भाग को निचला स्तर कहा जाता था या निचला भाग कहा जाता था। माना जाता है कि जो नगर दुर्ग ये ऐसे बना हुआ था, आप देख सकते हैं ये ऊंचे टीले पर बना हुआ था, ये निचले पर बना हुआ था। मेनली दो भागों में डिसाइड था, आगे बताएंगे कि और कितने पार्टों में था। तो ये माना जाता था कि यहाँ की या तो शासक वर्ग या जो भी पुरोहित या व्यापारी, धनी व्यापारी वर्ग, तो मतलब ये छोटे वर्ग में ऊंचे टीले पर धनी वर्ग या व्यापारी या राजा जो भी यहाँ रहते थे, और ये निचले स्तर पर आम जनता रहती थी। यही यहाँ दिखाया गया है। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर था, लेकिन ये भाग ऊंचाई पर था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाके में था, निचला लेकिन नीचे स्तर पर था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा, इसे नगर दुर्ग कहा, और निचले वाले हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पकी हुई ईंटों से बनाई है। चूंकि आप देख रहे हैं तो पीछे ही बताएगा कि 150 साल पहले मतलब पकी हुई ईंटों से बनाया गया, और वो इतनी उन्नत तकनीक थी, इनके पास इतनी उन्नत पद्धति थी कि वो ईंटें आज भी मौजूद हैं पंजाब और मतलब हड़प्पा के पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, और पकी हुई ईंटें आज भी प्राप्त होती। कितना समय हो गया, लगभग 4700 वर्ष पहले की जो ईंटें हैं आज भी इतनी मजबूती से बनाई जा रही हैं, तो उनकी तकनीक कितनी उन्नत रही होगी। इन ईंटों को इतनी अच्छी पकी हुई थी कि हजारों साल के बाद आज भी उनकी दीवारें खड़ी रही हैं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह से करते थे दीवारें खूब मजबूत रहें। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई हैं। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया है जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। महान स्नानागार आप जानते होंगे, सर ने भी बताया होगा। महान स्नानागार, महान अन्नागार, महान अन्नाघर या महान विद्यालय। ठीक है,
ये 3 चीज़ें आती हैं। तो जिसमें भी महान 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 आएगा ना, तो आपको याद रखना, एक ट्रिक है आपकी, जिसमें भी आपका महान महान आएगा आपको याद रखना है ये मोहनजोदड़ो से है। महान आया, माँ से माँ मिलाना है आपको। महान अन्नागार आ जाए, महान स्नानागार आ जाए, महाविद्यालय, कुछ भी महान आ जाए, कुछ भी महा आ जाए, आपको याद रखना है माँ से मोहनजोदड़ो। अब आप उसके बाद देखते हैं इनकी तकनीक। देखिए, ईंटों और इसको प्लास्टर का इस्तेमाल करते थे, और ये पानी का रिसाव रोकने के लिए चारकोल का भी यूज़ करते थे, अर्थात इन्हें चारकोल की भी पद्धति पता थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी, सीढ़ियाँ बनी होंगी, और खास विशेष अवसरों पर इनका स्नान के लिए यूज़ किया जाता होगा। आइए अब आपको मैप 3 दिखाते हैं। 2 मैप आपको दिखा चुके हैं, एक नवपाषाणकालीन स्थल का और एक आपको पुराना मैप दिखा चुके हैं। तो अब देखिए तीसरा स्थल, आपको मैप बहुत अच्छे से याद करने हैं। तो ये आपको पूरा बताया गया है, इन जंक्शन कार रन बिट स्लो, ये आपको याद रख लेना है, तो आपको पूरी याद हो जाएगी। अब देखिए आपको सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के चारों कोने दिखा देते हैं। तो ये नॉर्थ में आता है आपका मांडा। मांडा आपका कहाँ है? चिनाब नदी के पास, यहाँ मांडा बना हुआ है आपका। तो मांडा आपका चिनाब नदी के पास है, ये जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। आलमगीर है, आलमगीर आपका यूपी में है, ठीक है। आलमगीर आपका हिंडन नदी के किनारे है। आपको ये नदियाँ भी याद रखनी है, जैसे आपको बताया गया होगा पिछली क्लास में भी, आपको सर ने बताया कि हड़प्पा हरा, हरा ट्रिक बताइए, हा से हड़प्पा, रा से रावी, तो ये आपकी रावी नदी पर बसा हुआ है, ये आपकी रावी नदी, ये आपका हड़प्पा बसा हुआ है। ऐसे ही आपका चिनाव मांडा, मांडा आपका चिनाव के किनारे बसा हुआ है। तो आपको ट्रिक्स पिछली भी याद रखनी है, ऐसा नहीं पिछली ट्रिक्स आप भूल जाएंगे, ठीक है। और जैसे कि आपका लोथल हुआ, आपका लोथल आपको बताया गया है भोगवा नदी, भोगवा के लिए बताया, भोगवा गुजरात, सत्ता का भोग, ठीक है, आपको ये भी बताया गया है। तो आपका मांडा हो गया नॉर्थ में, आलमगीर हिंडन नदी के किनारे हो गया आपका यूपी में। अब है आपका ये दैमाबाद, दैमाबाद है आपका महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में ये आपका प्रवरा, प्रवरा नदी के किनारे बसा हुआ है। और आपका वेस्टर्न में ये आपका सुतकांगोडोर, ईरान के पास ये सुतकांगोडोर है, ये आपका दास्क नदी के किनारे बना हुआ है ये, ठीक है। सुतकांगोडोर आपका ईरान शहर के पास, ग्वादर बंदरगाह के पास बना हुआ है ये, जो आपका दास्क नदी के किनारे था। अब यहाँ देखिए कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों में अग्निकुंड मिले हुए हैं। देखिए आपको इसकी भी याद करने की बेहतरीन ट्रिक बताई जा रही है। अब अग्निकुंड, आग, आग से याद रखिए, अग्निकुंड है तो अग्निकुंड जब आग में किसी चीज़ को जलाएंगे तो वो क्या होगी? काली पड़ जाएगी, ठीक है, आपकी ये चीज़ काली पड़ जाएगी। तो अग्निकुंड कहाँ से मिले? आपको ये याद रखना कि जब आप किसी चीज़ को जलाएंगे तो वो काली पड़ जाएगी। अब काली से क्या हुआ आपका? कालीबंगा, का से कालीबंगा, और ला, ली से मतलब लोथल, कालीबंगा और लोथल। अब आपको इसको याद करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अग्निकुंड जैसे ही दिमाग में आएगा आपको याद आ जाए काली या काला, काला याद आ जाए या काली, तो काली से का से आपका कालीबंगा, कालीबंगा इस काली से ही आपको कालीबंगा याद आ जाएगा। और याद रखना है ली, ला से लोथल, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। अब हिंदी वाली एनसीईआरटी में यहाँ यज्ञ दिया हुआ है, जबकि इंग्लिश वाली एनसीईआरटी में यही सेक्रीफाइसेस दिया हुआ है। सेक्रीफाइसेस का मतलब यज्ञ नहीं होता है, यहाँ होता है, इसका मतलब शायद आहुति होता है, जिसे एनसीईआरटी ने आगे क्लियर कर दिया। आगे हम आपको बताएंगे किस प्रकार से यहाँ जो यज्ञ दिया हुआ है ना, वो इंग्लिश में सेक्रीफाइस आहुति दी, भेड़ बकरियों सबकी आहुति दी जाती थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले। इसकी देखिए आपको और बेहतरीन ट्रिक बताई जा रही है। जैसे आपको भंडार गृह याद रखने कहाँ मिले, तो आपको भंडार गृह आएगा जैसे ही याद रखना है, तो भंडार गृह आपके कहाँ? बड़े बड़े महलों में रखे जाते हैं। भंडार गृह बड़े बड़े महलों में बड़े बड़े भंडार गृह होते हैं। तो महल से याद रखना है माँ मोहनजोदड़ो, हाँ हड़प्पा, ला से लोथल, महल मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, भंडार गृह खत्म, अग्निकुंड, काली, महल, भंडार गृह, एक ही बार में आपको याद हो जाएगा। और आपको ये भी चारों कोनों भी याद रखने हैं आपको, और आपको पीछे भी बताया गया होगा गवेरी कला, चांदुदड़ो, इसके बारे में आपको सब बताया गया होगा। राखी गढ़ी, कालीबंगा, कौन सी नदी के किनारे क्या बसा हुआ है। ये हुलास भी आपको एक बार आरओ में पूछा गया है, तो आपको इसको भी याद रखना है। हुलास आपका यूपी में है, ठीक है। इस प्रकार से आपको हड़प्पा के कुछ नगर, लोथल, और आगे भी आपको देखिए दिखाए जा रहे हैं। देखिए महान स्नानागार है आपका। अब महान आया, महान विद्यालय, महान स्नानागार, महान अन्नागार, तो क्या याद आएगा आपको? मोहनजोदड़ो, ठीक है। भवन, नाले और सड़कें, इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिला होते थे। घरों में 4 कमरे होते थे, अधिकांश घरों में अलग स्नानागार होता था, कुछ घरों में कुएं होते थे। अब आपको स्टेटमेंट वाइज यदि ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि हड़प्पा के सभी घरों में अलग अलग स्नानागार होते थे, ऐसा नहीं हो सकता। सभी घरों में थोड़ी हो सकते, सभी घरों में कुएं हो सकते हैं, सभी, मतलब ऐसा क्वेश्चन दे दिया सभी घरों में कुएं होते थे, तो मतलब ये यूनिवर्सल फैक्ट थोड़ी है कि सभी घरों में कुएं होंगे ही होंगे। कुछ घरों में जरूर है, कुछ घरों में नहीं होंगे, तो ऐसे फैक्ट को आपको गलत मानना है। इन नगरों को 2 या 2 से अधिक हिस्सों में बांटा जाता था। तो ऐसा दे दे कि हड़प्पा के नगर केवल 2 नगरों में विभाजित होते थे, तो केवल सभी ये एक्सट्रीम वर्णों से आपको बचना है, तो केवल 2 नहीं होते थे। जैसे धोलावीरा आपको आगे बताएंगे कि धोलावीरा में 3
विभाजन होता था नगरों का। अब देखिए अब नगरों में क्या होता था, नालियाँ बनाई जाती थी, नालियाँ ढलान आकार की बनाई होती थी, ठीक है। नालियों में सीवर सीवर जिसे आज हम सीवर कहते हैं, जैसे जो मैन होल बनाए जाते थे, और ढलान ऐसी बनाई जाती थी, पक्की ईंटों से ढकी हुई नालियाँ होती थी। कितनी बेहतरीन उन्नत प्रणाली थी इनके पास। देखिए ढके हुए नाले होते थे, ढलान नाली में होती थी, मैन होल जिसे आज हम सीवर कहते हैं, जैसे हम सीवर बनाते हैं आज भी। देखिए हम उतनी उन्नत मतलब कि अपनी निकासी प्रणाली उतनी उन्नत नहीं बना पा रहे हैं। देखते होंगे आप सीवर चौक हो जाते हैं, नालियाँ बंद हो जाती हैं, जबकि हड़प्पा सोचिए 4700 साल पहले उन्होंने ढकी हुई नालियाँ, मैन होल और ढलान आकार की पूरी, और एक नाली जो होती थी गांव की नाली, ठीक है, ये मेन सड़क की नाली से जुड़ जाती थी, और ये मेन सड़क की नालियों में सीवर मतलब मेन होल बने होते थे, जिसकी सफाई के लिए भी लोग रखे गए थे। घर, नाले और सड़कों के निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। अब देखिए इनका नगरी, देखिए ये हैं आपकी इनकी नालियाँ, ये हैं आपके कुएँ बताए गए हैं। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से बहुमूल्य धातुएं और पत्थर मंगाया करते थे। ये भी हो सकता है कि दूर दूर से उपयोगी वस्तुएं, महंगी चीज़ें मंगवाया करते थे। इसमें लिपिक होते थे जो मोहरों पर लिखते थे, शायद इन्हीं चीज़ों पर लिखते थे जो बच नहीं पाई। मतलब लिपिक जो ऐसी चीज़ों पर लिखते थे या मोहरें बनती थी जो शायद बच नहीं पाई, कुछ ही चीज़ें मिली जिससे हमें उनके प्रमाण मिले हैं। नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष दोनों, इनसे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकते हैं कि हड़प्पा में लिपिक होते थे, शिल्पकार स्त्री पुरुष दोनों नहीं पुरुष होते थे, ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इनको आपको याद रखना है। लोग लंबी लंबी यात्राएं भी करते थे, वहाँ से भी उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही वे सुदूर देश की किस्से कहानियाँ भी लाते थे। ये सब आपको फैक्ट्स याद रखने हैं कि कैसे कैसे फैक्ट शिल्पकार हुए आपके, हाँ लिपिक हुए, ये याद रखने, ये आपके पूछे जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ दिखाया गया है सड़क और उसमें बना हुआ एक नाला, एक कुआं दिखाया गया। ये मोहर के चिन्ह है, ये हड़प्पा की लिपि है जो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। सोचिए कितनी उन्नत तकनीक थी उनकी, लिपि ऐसी बनाई उन्होंने कि पढ़ी ही नहीं जा सकी। एक सिंगी इनका ये गेंडा पाया जाता है, एक सिंगी पशु है, ठीक है। ये इनके खिलौने, ये खिलौने दिखाए गए हैं आपको। अब देखिए ये बाँट कितना बेहतरीन, देखिए बाँट बनाया गया है। इन्हें चर्ड पत्थर से बनाया जाता था, शायद इतने बहुमूल्य पत्थर और धातुओं तोलने के लिए। मतलब ये बाँट जो होते थे ना, इतने बेहतरीन तरह से गए कि ना किसी बहुमूल्य वस्तु, ऐसा लगता है कि किसी बहुमूल्य वस्तु को तौलने के लिए इनका प्रयोग किया जाता हो। उनमें अधिकतर पत्थर शंख, तांबे को कांसे, सोने व चांदी जैसे धातुओं के बनाए गए। तांबे और कांसे, देखिए कांसा जो आपको पता है टिन और तांबे को मिलाकर बनता है। इतनी तकनीक इनकी धातु प्रणाली इतनी बेहतर हो गई थी कि टिन कहीं से मंगाते थे, तांबा कहीं से, दोनों को मिला के कांसा बनाना सीख गए थे। कांसे से औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी के गहने से बर्तन बनाए जाते थे, से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। मन के बनाए जाते थे। इनमें कार्लिनियन पत्थर गुजरात से, ये भी एक बार पूछा गया कहाँ से मंगाया जाता है, तो गुजरात। आगे दिखाएंगे कढ़ाईदार वस्त्र, ये देखिए इनके आभूषण हैं, ठीक है। ये इनकी 7000 साल पहले मेहरगढ़ से, मेहरगढ़ आपको बताया ना, किरथर पहाड़ियाँ, बलूचिस्तान, और ये आपको देखिए कपास की खेती। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आपका एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। कपास की खेती सबसे पहले प्रमाण कहाँ मिले, ऐसा गढ़ जहाँ से कपास की खेती हुई। पीछे सर ने भी बताया है फ्योन्स, जो आपको चूर्ण, मिट्टी को चूर करके इसमें गोंद मिला के फ्योन्स की ये धातु, मतलब फ्योन्स की ये मूर्तियाँ बनाई जाती थी। फ्योन से और भी सारी चीज़ें बनाई जा सकती थी, ठीक है। और देखिए आगे दिखाते हैं आपको कि इनमें अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया है। अर्थात ऐसा लगता है कि ये इतनी बेहतरीन तराशी गई है कि इनका प्रयोग किसी विशेषज्ञों ने किया है। उसे कहते हैं किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। पत्थर तराशना, मन के चमकाना, मोहरों पर पच्चीकारी। पच्चीकारी किस लिए की जाती है, ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए। यहाँ से मोहरों पर पच्चीकारी कर दी, अगर मोहर टूटी हुई नहीं मिली तो व्यापार से मतलब यहाँ से पैसे मिल जाते हैं, अगर टूटी हुई मिली तो मतलब मोहर से या उसके सामान से कोई छेड़खानी की गई है, ठीक है। उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है, किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार, कितनी बेहतरीन आपको दिखाई गई है। देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से ये दाढ़ी तराशी गई है, किसी बेहतरीन विशेषज्ञ का ही काम लगता है जो इसको दिखाई गई होगी। आइए अब आपके देख, शायद कुछ महिलाएं पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थी, ऐसा नहीं हड़प्पा में केवल क्वेश्चन आ जाए कि महिलाएं ही दक्ष थी या पुरुष, दोनों इस काम में दक्ष थे। अब आपको दिखाते हैं फ्योन्स। फ्योन्स क्या है, जैसे आपको पहले दिखाया है, फ्योन्स बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद मिलाकर उनमें से वस्तुएं बनाई जाती थी। फ्योन्स कहते थे बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण, मतलब उनको पीस लिया, फिर उनमें गोंद मिला दी, पीस के गोंद मिला के फिर जो एक टाइट गोंद जैसी चीज़ बन जाती है ना, चिपचिपी, फिर उससे ये चीज़ें बनाते थे। अब कच्चे माल की खोज में ये हड़प्पा के लोग कई चीज़ें वहीं मिलती हैं। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर जैसे वे दूर दूर से आयात करते थे। अब जैसे देखिए कहाँ से क्या आपको
मैप से दिखाते हैं कहाँ से वो क्या क्या आयात करते थे। आपको दिखाते हैं कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें मंगाते थे। जैसे कि सबसे पहले ये हड़प्पा ले लिया, तो सबसे पहले आपको मैं याद करने के लिए बताती हूँ, केजीएफ से सोना मंगाते थे। केजीएफ मतलब कर्नाटक गोल्ड माइंस, ऐसे कुछ याद रख लीजिए। केजीएफ से आप सोना मंगाते थे ये, ठीक है। राजस्थान से तांबा मंगाते थे। तांबा कहाँ से? राजस्थान से मंगाते थे। गुजरात से बहुमूल्य पत्थर मंगाए जाते थे। ईरान और अफगानिस्तान से ये टिन मंगाते थे। टिन मंगाया, फिर इन्हें टिन को तांबे से मिलाया और कांसा बना दिया। कितनी बेहतरीन प्रणाली थी इनकी, तांबा बना दिया। देखिए, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी, राजस्थान से भी, ओमान से भी, दोनों जगह से ये तांबे का आयात करते थे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन, आपको ऊपर दिखाया गया, टिन का आयात ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात कर्नाटक केजीएफ, सोने का आयात कर्नाटक, बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान व अफगानिस्तान से किया जाता था। तो केवल एक मतलब इनका व्यापार दिखाता है कितनी उन्नत सभ्यता थी इनकी। ये देखिए, आपको आगे दिखाते हैं, नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जो जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी, जो पुरापाषाण या नवपाषाण काल में उधर नहीं दिखी हमें। हल का प्रयोग किया जाता था। हल का में कहीं भी पीछे जिक्र नहीं दिखा यहाँ उनका हड़प्पा काल में, कि हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्राय शायद लकड़ी के बने होते थे, ठीक है। लेकिन उनका एक चित्र दिखाया है हमें, इस हल का एक खिलौना या खिलौने रूप में दिखाया है। अब हल सबसे पहले आपको दिखाया गया है कि जुता हुआ हल, ये सर ने आपको बताया भी है, बनावली। पीछे आप अगर क्लासेस देखेंगे तो बताया है कि जुता हुआ हल बनावली से मिला है, बनावली राजस्थान से मिला है, ठीक है। इस तौर पे आप देख सकते हैं कि मतलब कि इनका हल होता था, लेकिन इनका लकड़ी का हल होता होगा शायद, जो मतलब बाद के समय में नहीं मिल पाए, तो इनके खिलौनों के रूप में हमें ये नई बात देखी है उनकी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस और भेड़ बकरियां पालते थे। यहीं से यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछ दिया था। आप देखिए, यूपीएससी 2021 में एक क्वेश्चन आया था कि हड़प्पा के लोग किन किन पशुओं को पालते थे। इसी में उन्होंने जोड़ दिया था घोड़ा, क्योंकि उसी समय मोहनजोदड़ो इसकी ऋतिक रोशन की पिक्चर आई हुई थी, तो उसमें घोड़ा दिखा दिया गया था। तो सभी लोग टिक लगा के आए थे, घोड़ा, भैंस, गाय, भेड़, बकरी सभी पे लगाए थे, लेकिन घोड़ा उनके कहीं भी नहीं मिला है। तो घोड़ा आपको टिक नहीं लगाना है, पिक्चर में जो दिखाया गया वो सब सही नहीं होता है। मछलियाँ पकड़ते हड़प्पा के लोग, मतलब बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते थे। आपको केवल हाईलाइटेड पोर्शन को अच्छे से पढ़ना है, मतलब 2-3 बार पढ़ना है, और ये आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी, और आप लिंक्स में या हमारे कमेंट सेक्शन या हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर इस पीडीएफ को ले सकते हैं। वैसे तो आपके पास एनसीईआरटी होती है, सबके पास, डाउनलोड कर लीजिए तो एनसीईआरटी की वेबसाइट से, और इसको हाईलाइट खुद से हाईलाइट कर लीजिए। जो कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं उनको हाईलाइट करके अपने खुद के सेल्फ हैंडमेड नोट्स, कुछ ट्रिक्स जैसे जो बताई जा रही, जो ट्रिक्स आपको अच्छी लग रही हैं वो ट्रिक्स आप लिख ले सकते हैं। कुछ अपने से नई ट्रिक्स बनाइए। ट्रिक्स से आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी चीज़ें याद रह जाएंगी। जैसे सर ने पीछे पढ़ा है हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मैंने बताया आपको महल, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और लोथल, ये सब ट्रिक्स ही हैं जो आपको नंबर गेन कराएंगे। आपको बार बार 1-2 बार पढ़ लेंगे आपको, फिर जब भी आपको दिमाग में आएगा सीधे एक तौर पर ही आपको क्लिक कर जाएगी। अच्छा, हमने महल ट्रिक बनाई थी, अच्छा हमने हरा ट्रिक बनाई थी, हड़प्पा रावी, अच्छा हमने ये ट्रिक बनाई थी, अच्छा हमने शिल्पादिकारम की शिल्पा लॉन्ग इलांगो ये ट्रिक बनाई थी। तो आप पीछे की वीडियोज़ जो आपको फंस रही हैं वो एक बार दोबारा देखिए, ट्रिक्स खुद से लिख लीजिए, कहीं एक छोटा सा मैप या कुछ छोटा चार्ट बना लीजिए कुछ ट्रिक्स का, बहुत फ़ायदा देंगे आपको आगे। बिलीव मानिए, आपको जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना, जैसे ही आपको दिखेगा आप सीधा पेन आपका उसी पे ही जाएगा। आइए आगे देखते हैं। कच्छ के इलाके में खदिर वेद के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। खदिर वेद के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर 3 भागों में विभक्त था। आपको पीछे भी ये ट्रिक बताई गई, धौलावीरा 3 भागों में विभक्त था। तो ट्रिक क्या थी इसकी? धौलावीरा वीरा मतलब वीरों का शहर 3 भागों में डिवाइड होगा, आम लोगों का शहर 2 भागों में डिवाइड होगा, लेकिन जहां वीर रहते होंगे, सर ने बताया आपको वीर रहते होंगे, वो 3 भागों में डिवाइड होगा। ऐसे ट्रिक्स याद रखिए। देखिए, मुझे भी ट्रिक्स याद हैं ये सारी। इनके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनी होती थी। अंदर आने जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार होते थे, खुला मैदान जहाँ शायद सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। ये सब पढ़ सकते हैं आप। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी से जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के अभिलेख मोहर जैसी वस्तुओं से पाए गए हैं और ये लकड़ी के अभिलेख कम मिले हैं, इसलिए ये एक अनोखा था। और आपको ये दिखाते हैं कि एक अनोखा अभिलेख प्राप्त हुआ, ये बताते हैं आपको। अब गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल ऐसे ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था।
ठीक है। तो सर ने आपको बताया साबरमती, यहाँ एनसीईआरटी ने नहीं बताया कि साबरमती की एक उपनदी कौन सी है, लेकिन सर ने आपको बताया कि ये भोगवा नदी थी, ये आपकी भोगवा नदी थी। और कैसे बताया, लोथल गुजरात में पड़ता है और गुजरात के लोग अभी सत्ता का भोग कर रहे हैं, तो आपको ये ऐसे याद रखना है कि भोगवा नदी के किनारे थी। ये आपको लोथल का बंदरगाह या डॉकयार्ड बताया गया है, डॉकयार्ड जहाँ नावें रुकती थी, ये आपको लोथल का डॉकयार्ड या बंदरगाह दिखाया गया है। इन पत्थरों, शंख और धातु, यहाँ से पत्थरों, शंख और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था यह। यहाँ भंडार गृह भी, भंडार गृह में आपको बताया महल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल। तो ठीक है, आपका ये लोथल आ गया ला से। तो ऐसे आप याद रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। अब आइए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि मोहर और मुद्रांकन या मोहरबंदी। तो आपको जो दिखाया गया था ना कि इनकी मोहरें बनाई जाती थी, तो ये जो जब मोहर टूटी हुई मिलेगी तो इनका माना जाएगा कि इन्होंने व्यापार से छेड़खानी करी है, तो मोहरों को यूज़ नहीं करेंगे। अब आइए आपको दिखाते हैं सभ्यता के अंत कैसे हुआ। इतनी बेहतरीन सभ्यता जो कई सालों तक चली, लगभग 4700 से 3900 वर्ष पूर्व तक ये आपकी सभ्यता चली। सभ्यता का अंत कैसे शुरू हो गया, एनसीईआरटी इसका 3-4 कारण देती है, लेकिन पूर्णतः किसी को सत्य नहीं ठहराती है। 3 कारण क्या देती है, नदियाँ, यहाँ की नदियाँ सूख गई थी। कुछ लोग को कहना है कि नदियाँ सूख गई, अन्य का कहना है जंगलों का विनाश हो गया, वनों की कटाई, जंगलों का विनाश हो गया। ठीक है, इसका कारण ये हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के लिए बड़े बड़े झुंडों से चारागाह, घास के मैदान समाप्त हो गए, बाढ़ आ गई। कुछ ने बाढ़ बताया, कुछ ने वनों का विनाश बताया, कुछ ने नदियाँ बताई। ये कई कारण बताए गए हैं। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया है, जो भी हुआ हो परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गईं, कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाके में छोटी छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। ऐसा माना जाता है कि एक साथ सारे कारण, मतलब एक कारण, कोई ऐसा कारण नहीं रहा होगा जिसके कारण सभ्यता, इतनी बड़ी सभ्यता का अंत हो गया हो। धीरे धीरे कई कारण पनपे होंगे, बाढ़ आ गई होगी, कई जगह सूखा आ गई होगी, शासकों का नियंत्रण खत्म हो गया होगा, वनों की ज़्यादा कटाई हो गई होगी, तो धीरे धीरे लोग गाँव की तरफ शिफ्ट होने लगे। और फिर उसके बाद बताया जाता है, इसे परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। जिसे परवर्ती हड़प्पा, ये आपको बहुत कम जगह मिलेगा। हड़प्पा के बाद का काल, जो हड़प्पा का बाद का काल है, कई सालों तक ये परवर्ती हड़प्पा का काल चला। धीरे धीरे लोग गाँव में शिफ्ट हो गए, सभ्यता का धीरे धीरे अंत हुआ। लगभग 1400 साल, फिर इसके 1400 साल बाद लगभग नगरों का विकास हुआ, जो गंगा नदी के किनारे मगध नगर बसे। इसको हम उस रूप में दिखा रहे हैं, इसको अब आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, इनका मिलान कर सकते हैं आप यहाँ से। तांबा आपका कहाँ से मंगाया जाता था, तांबा आपका अफगानिस्तान से। सोना आपका कहाँ से, कर्नाटक से मंगाया जाता था। टिन टिन आपका कहाँ से मंगाया जाता था, बहुमूल्य पत्थर आपका गुजरात से मंगाया जाता था। टिन आपका अफगानिस्तान से, तांबा आपका राजस्थान से मंगाया जाता था। इस प्रकार आप उपयोगी शब्द देख सकते हैं, इनको आप सॉल्व करके देखिए, आपको बहुत, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें रिकॉल कर जाती हैं। इससे क्या होता है, कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ, मेहरगढ़ में कपास आपको बताया गया, सगढ़ जहाँ कपास उगता हो 7000 वर्ष पहले। पीछे भी क्लासेस में बताया जा रहा है, ऐसा नहीं मैं पहली बार बता रहा हूँ, पीछे आपको क्लासेस में बढ़िया ट्रिक से भी बताएगा। लेकिन आपको ये दिखाएंगे कि एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन कहाँ, किस रूप में। एक एनसीईआरटी से देख सकते हैं आप 2-3 क्वेश्चन डायरेक्ट मिलते हैं। आपको दिखा यूपीएससी के दो क्वेश्चन एक मैप से मिले हैं, आरओ के आपको एक मैप से 2 क्वेश्चन मिले हैं। नगरों का आरंभ 4700 वर्ष पहले, ये हड़प्पा का जिक्र किया जा रहा है यहाँ। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत 3900 वर्ष पूर्व, जिसे परवर्ती हड़प्पा कहा गया है। अन्य नगरों का विकास आपका 2500 साल पहले, मगध जिसे कहा गया है। तो ये सब आपकी चीज़ें, यदि आप इसको एक बार देख सकते हैं तो पूरे इसकी समरी कर दी जाए हड़प्पा की, तो आप देखेंगे कि 150 वर्ष पूर्व जब पंजाब में खुदाई हुई, फिर उसके बाद कैसे कैसे ईंटें मिली, फिर 80 वर्ष पहले कैसे दयाराम साहनी ने आपकी हड़प्पा की खोज की, 4700 वर्ष पुरानी ईंटें मिली आपको। इनके शहर कई भागों में विभाजित थे, मेनली शहर 2 भागों में विभाजित थे, लेकिन धौलावीरा आपको पता है ना, धौलावीरा आपका जो ऐसा शहर था जो 3 भागों में डिवाइड था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इनकी नगर नियोजन प्रणाली कितनी उन्नत थी, जल निकासी प्रणाली, कुआं, पक्की ईंटें इनकी कितनी। महान स्नानागार इनका जो था, महान स्नानागार, महान अन्नागार, महान विद्यालय, महान आपका मोहनजोदड़ो से आपको ऐसे याद रख सकते हैं। अग्निकुंड आपको कहाँ, काली से याद रखना है। ठीक है, भंडार गृह आपको महल से याद रखना है, या पैसे याद रख सकते हो। फिर उसके बाद इनको व्यापार में बता सकते हैं, व्यापार इनका कहाँ कहाँ से व्यापार हुआ, इनका जो आपको पीछे भी दिखाया गया है। केजीएफ से सोना मिला, गुजरात से कीमती पत्थर, राजस्थान से तांबा देख सकते हैं। लोथल बंदरगाह है, अनाज भंडार आपको महल से बताया है। महल में देखिए आपका लोथल डॉकयार्ड है, आपका बंदरगाह है। और धौलावीरा आपको बताया, साइन बोर्ड बताया गया है, हड़प्पा की लिपि मिली है। धौलावीरा में आपको 3 नगर मिले हैं, और इनका अंत के 3-4 आपको कारण बताई हैं कि सूखा पड़ गया, वनों की कटाई हो गई। ठीक है, लकड़ी का ईंधन के रूप में ज़्यादा यूज़ कर लिया ने, पकी हुई ईंटें बनाने के लिए। अति चराई हो गई, ठीक है, खाना खत्म हो गया, बाढ़ आ गई। ये सारी चीज़ें हैं जो इनके विनाश का या अंत का कारण बनी। उसके बाद 1400 साल बाद लगभग मगध के आसपास आपको द्वितीय नगरीकरण की सभ्यता देखी जाती है। चैप्टर 4 को देखते हैं, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें।
तो हमें क्या खबरें और किताबें क्या बताती हैं। दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में एक, ठीक है, हमने 4 वेद के बारे में पढ़ा है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये 3500 साल लगभग पुराने हैं। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। आपको पीछे सर ने बताया है ऋग्वेद के पाठकर्ता कौन थे, जो पीछे भी हमने कहा है कि इसका री, तो आपको कैसे बताया गया था, होत्र। ये री आपका, ये री, दोनों को मैच करना है तो आपके ऋग्वेद के पाठकर्ता हैं। सामवेद का आपकी क्या ट्रिक बताई गई है, सामवेद की कौन है ये बताया गया, आपको कैसे याद रखना है, उदरात, रात, शाम और रात, तो इसकी क्या याद है, उद्रात, ये आपको ये याद रखना है। तो आपको ऐसे इनके पाठकर्ता भी याद हो जाएंगे। पीछे जाके हमारी क्लास देखिए, हिस्ट्री के जो पीवाईक्यू सर कैसे ट्रिक्स के साथ आपको पढ़ा रहे हैं। आपको एनसीईआरटी में भी बताया जाएगा, जहाँ जिसका प्रयोग आएगा आपको उसके भी बताए जाएंगे कि होत्र किसके, ऋग्वेद के पाठ करता है, उदरात सामवेद के पाठ करता है। ये आपको पीछे पूरा डिटेल्ड में बताई गई और अच्छी अच्छी भी ट्रिक्स बताई गई हैं। तो अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी देखिए, ज्योग्राफी की आपको सारे काल कैसे अच्छे से पूरे ट्रिक्स से याद कराए गए हैं, जो आप सब लोग छोड़ के जाते हैं ना। अच्छा, इससे क्वेश्चन आता है, चलो इतना कौन मेहनत करे, एक क्वेश्चन के लिए छोड़ ही देते हैं। देखिए आपको सर ने ऐसे पढ़ाया है कि आप एक बार पढ़ेंगे ना तो एक दो बार वीडियो देखने के बाद आपको ये लगेगा अरे इतना ईजी टॉपिक जिसे हम छोड़ के जाते थे, कितना ईजी टॉपिक है ये तो। अच्छा, देखते हैं ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं, यहाँ दिखाया गया 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं, जिन्हें सूक्त कहते हैं। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया है। सर ने आपको बताया कि ऋग्वेद में कितनी लगभग 1028 प्रार्थनाएं। इसको कैसे ट्रिक से रख सकते हैं, 1 2 का 4, 1 2 का 4 से ज़्यादा ही प्रार्थनाएं, तो 1024 से ज़्यादा लगभग 1028, कुछ ऐसे बना के आप याद रख सकते हैं। ऐसे ट्रिक दी। इनमें बताया गया कि सबसे महत्वपूर्ण देवता आपके अग्नि, इंद्र और सोम हैं। आइए अब आगे हाईलाइट पार्ट देखते हैं। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत है, जो आपके स्कूल में पढ़ाई जाती है उससे थोड़ी भिन्न है। इनकी प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत है, जो हम नॉर्मल संस्कृत पढ़ते हैं उससे लगभग थोड़ी भिन्न है, ये बताया जा रहा है यहाँ। ये दिखाते हैं कि कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है। ठीक है, आपको दिखाते हैं कौन सी भाषा भारत के किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो आपको जैसे नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में आपको दिखाया जाएगा तिब्बत बर्मा परिवार की भाषा। साउथ में आपको द्रविड़ भाषा की समूह की भाषा मिलेगी। ठीक है, बीच में मतलब मध्य भारत में आपको ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा मिलेगी। नॉर्थ में आपको इंडो यूरोपियन भाषा मिलेगी। तो यही देखिए यहाँ दिखाया गया है आपको कि संस्कृत भाषा भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार का एक हिस्सा है। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत, माँ हिंदी, मदर अंग्रेजी। मतलब ये कैसे शब्द लिए गए हैं, जैसे संस्कृत में मातृ बोलते हैं माँ को, हिंदी में माँ बोलते हैं, अंग्रेजी में मदर, तो ये तीनों शब्द मिलते जुलते हैं, इसलिए इनको एक ही ग्रुप में भारोपीय भाषा रखा गया है। इसमें असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएँ जैसे फ़ारसी, यूरोप की भी बहुत सी भाषाएं, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इटली, स्पेनिश, स्पेन की परिवार से जुड़ी हुई भाषाएं। इन्हें एक परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि बताया कि ना कि एक शब्द, इनके कई सारे शब्द मिलते हैं। उपमहाद्वीप में दूसरे परिवारों की भाषाएं भी बोली जाती हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैसे आपको दिखाया गया है तिब्बत बर्मा परिवार की भाषा है। ठीक है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की है, आपको द्रविड़ परिवार है। ठीक है, जबकि झारखंड व मध्य भारत के कई क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की आपकी भाषाएं। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, आपको ये दिखाते हैं कि इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे। आप जानते हैं इतिहासकार कैसे करते थे, डायलॉग के फॉर्म में वार्ता करते थे। मैंने ये बोला, उसने ये बोला, मैंने ये बोला, उनने ये बोला, हमने ये बोला, उनने ये बोला। इस प्रकार से भाषा का वो डायलॉग के रूप में प्रयोग करते थे। ऋग्वेद में कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में भी किए गए हैं। आपको सूत्र, 3 इंपॉर्टेंट सूत्र बताया गया। तीसरा सूत्र कैसे बताया गया था, तीसरा बताया गया था ना सर ने, कौन कौन से सूक्त है। तीसरा सावित्री से संबंधित है, आपको बताया गया है, पिछली क्लासेस में भी बताया गया है। देवियों के रूप में पूजित 2 नदियां ब्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक सूत का अंश है। आपको ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये जो अभी 5 दिन पहले पैट हुआ है ना, इसमें आपको पूछा गया है वेद में किसमें विश्वामित्र नामक एक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों के बीच संवाद दिया गया है। तो यूपी के एग्जाम का इन पर फोकस रहता है। आप कहते हैं क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। आप देखिए एनसीईआरटी ढंग से अगर एनसीईआरटी पढ़ लेंगे ना, 20-25 क्वेश्चन तो ईजिली ही हो जाते हैं आपके। ब्यास और सतलुज आपका पैट में क्वेश्चन पूछा गया, आपका ये हो सकता है। अब ये देखिए पांडुलिपि, आपको पीछे बताया गया था पांडुलिपि कैसे लिखी जाती थी, भुर्ज नामक पेड़ के पत्तों पर। और अभिलेख कैसे लिखे जाते थे, आपको ये भी बताया गया। देखिए भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी है पांडुलिपि, कश्मीर में पाई गई थी। 150 साल पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। इस पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित रखी गई है। विश्वामित्र और 2 नदियों का वर्णन देखिए, आपको वर्णन दिखाया गया है।
इतिहासकार बताते हैं प्रार्थना इस नदी में रची होगी क्योंकि यहाँ नदियाँ बहती हैं, क्योंकि ये नदियाँ बहती हैं। वे इससे भी यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों का महत्व बहुत था। चूँकि घोड़ों और गायों का महत्व बहुत था, इसलिए घोड़े मतलब तेज दौड़ते थे, तो बहना और गाय पालन पोषण करती थी, जिसको नदी, इन लोगों को फिर इसलिए नदी के रूप में इसकी बातचीत दिखाई गई है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। देखिए, मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, ये आपको दिखाया गया है। लोगों को बंदी बनाने के लिए भी कुछ लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, जिससे दास कहा जाता था। धीरे धीरे यह दास बना लिया गया है इनको। आगे देखते हैं। देखिए, जो आपको पीछे बताया गया था ना, यज्ञ बताया गया था, सेक्रीफाइस, और उसके लिए बता रहे थे आपको, यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी आहुति दी जाती थी। तो ये आपको पीछे जो बताया गया था ना सेक्रीफाइस, ये आपका यहाँ जाके सही बताती है एनसीईआरटी। पीछे जो हिंदी अनुवाद और अंग्रेजी अनुवाद में डिफरेंस लग रहा था, वो यहाँ आपको जो यज्ञ बताया गया ना कि यज्ञ भी होते थे, तो वो आहुतियाँ के रूप में ही लिए गए, जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अब ये देखिए, अधिकांश पुरुष युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थानीय सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे, युद्ध शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों। ठीक है, तो ये आपकी एक प्रकार से लोकतंत्र को दिखाता है, जो हमारे पीएम साहब कहते भी हैं, भारत लोकतंत्र की माँ है। भारत लोकतंत्र की माँ है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, ये हमारे पीएम कहते हैं। तो ये हमारे प्राचीन समय से ही दिख रहा है कि सरदार चुनने के लिए भी लोग अपना सरदार मतलब चुनते थे, मतलब ज़बरदस्ती नहीं बनते थे। कई जगह ये दिखाया गया है। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान, संस्कृति, परंपरा के आधार पर किया जाता था। यहाँ जाति के आधार पर नहीं किया जाता था। ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ जाति के आधार पर इनका काम का विभाजन नहीं किया जाता। जाति बहुत बाद में आई है। बस केवल दो समूह हैं, जैसे पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण, और दूसरे राजा, इनके लिए यज्ञ और अनुष्ठान करते थे, जो उनके लिए केवल थोड़ा सा जाति सूचक का यूज़ किया गया कि ब्राह्मण, बस वो, वरना काम के हिसाब से इनके समाज का वर्गीकरण किया गया है। ये देखते हैं, प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उनका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। राजा का बेटा राजा नहीं बनता था, ये संकल्पना प्राचीन की नहीं है। अब देखिए, जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था, एक था जन, एक था विश्व, जिनका प्रयोग आज हिंदी के जनता, जिससे जन से ही जनता बना है, विश्व से वैश्य बना है। इसका आप आधुनिक भारत के अध्याय 5 में इसका आप विस्तार से पढ़ेंगे। और आप देखते हैं, जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे और अपने विरोधियों को दास से दस्यु कहा जाता था। अपने विरोधियों को दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। पहले दास अलग थे कि मतलब जो हम आर्य हैं, हम यज्ञ करते हैं तो हम आर्य हैं, और तुम हमसे भिन्न हो तो दस्यु हो। गुलाम इनके लिए बाद में शब्द यूज हुआ। बाद के समय में दास, स्त्रीलिंग इनका दास ही होता था। शब्द का मतलब गुलाम के लिए हुआ। पहले दास का मतलब होता था कि हम आर्य हैं, हम यज्ञ करते हैं, हम बाहर से आए, हम आर्य यज्ञ करते हैं, आपकी संस्कृति सभ्यता अलग है, आप दस्यु हो। बाद में इसे गुलाम शब्द कहा गया। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरे जगह अलग अलग तरह का विकास हो रहा था। देखिए, आज नीचे देखते हैं। अब हमें ये साउथ की तरफ ले चलते हैं, दक्षिण भारत में क्या हो रहा था उस समय। तो अगले प्रश्न में चित्रों को आप देखिए, जैसे पहले चित्रों को दिखाते हैं। ये आपकी महापाषाण कालीन की कब्रें हैं, ताबूत, जिसे हम शिष्ट कहते हैं। तो देखिए, ये शिलाखंड महापाषाण, महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर, नाम से देखे जाते थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। ये प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। तो ये प्रथा कहाँ कहाँ प्रचलित थी? दक्षिण भारत में प्रचलित थी, पूर्वी भारत में प्रचलित थी, कश्मीर में प्रचलित थी आपकी ये प्रथा। देखिए, मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले या लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। यहाँ ध्यान दीजिए आप, लोहा, अभी तक कहीं भी आपको लोहा यूज़ नहीं हुआ। पूरा हड़प्पा नगरीय सभ्यता निकल गई, पर लोहा कहीं दिखाई नहीं दिया। लोहा आपको यहाँ महापाषाण काल में आके लोहा मिला है। देखिए, ये आपके घोड़े के लोहे के औजार मिले हैं, ये आपको कुदाल मिली है, कुल्हाड़ियाँ मिली है, कटार मिली है, यहाँ जाके आपको लोहे का जिक्र मिला है। और देखिए, अब यहाँ पोर्ट होल भी है। पोर्ट होल क्या होता था? ये फोर्ट होल बनाते थे। इसे एक प्रकार से फैमिली कब्र कहते थे। कब्र बना दी, फिर किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई तो आप उसके बाद पोर्ट होल में से गए, उस व्यक्ति की कब्र में उस व्यक्ति को दफना दिया है उन्हीं के साथ। अब देखिए, यहाँ दिखाते हैं सामाजिक असमानताओं के बारे में बताते हैं।
ब्रह्मगिरी, देखिए आपको ऊपर ब्रह्मगिरी भी बताया गया है जो साउथ में पड़ता है। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ मिट्टी के कुछ बर्तन पाए गए हैं। यहाँ दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति की भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब, कुछ सरदार थे, कुछ अनुयायी थे। कब्रों से हम बता सकते हैं किसी की कब्र, एक कब्र उसके साथ हीरे जवाहरात, हाँ बकरियां, सोने, मन के सब दफनाए जा रहे हैं, एक सीधी कब्र नॉर्मल दफनाई जा रही है। तो इससे हमें सामाजिक असमानताओं का पता चलता है कि समाज में अमीर और गरीब लोग भी थे, सरदार अनुयायी भी थे। ये बताती हैं हमें कब्रें, कि कब्रें से सामाजिक असमानताओं का पता चलता है। गाँव भी आपको मैप में दिखा है, अगर आप पीछे जाके मैप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जो भीमा की एक सहायक नदी घोड़ नदी के किनारे था इनाम गाँव। इनाम गाँव एक आधुनिक शहर था, ये आधुनिक शहर के रूप में विकसित हो रहा था इनाम गाँव। 3600-2700 वर्ष के पहले लोग यहाँ रहते थे। वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लटाकर दफनाया जाता था और उनका सिर उत्तर की तरफ होता था। आरओ में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इनाम गाँव यहाँ पाषाण काल में लोगों को कैसे दफनाया जाता था, तो उनको उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाया जाता था, उत्तर से दक्षिण की ओर, यहाँ सर यहाँ पैर ऐसे दफनाया जाता था। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, आप प्रीवियस ईयर में देखिए, प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। आइए आपको आगे ले चलते हैं। कंकालों के अध्ययन, तो आपको देखते हैं कभी कभी लोग कंकालों के साथ सामानों के आधार पर अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कंकाल में गहने मिलते हैं तो उसे कई बार महिलाओं का कंकाल मान लिया जाता। लेकिन ऐसी समझ के साथ कई समस्याएं हैं, क्योंकि अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे, क्योंकि प्राचीन आरंभिक और प्राचीन मध्यपाषाण काल का जो मानव था वो भी गहने मन के बनाना सीख गया था, तो खुद भी पहनता था, राजा भी पहनते थे, सरदार लोग भी पहनते थे। तो इसमें और फीमेल और मेल का मतलब कंकाल पहचानने में कई दिक्कतें होती थी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, कंकाल का लिंग पहचानना सबसे बेहतर तरीका अपनाया गया है। चूंकि महिला बच्चों को जन्म देती है, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूला योनि जिसे कहा जाता है वो पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। ठीक इस प्रकार से समझा जाता था कि ये कंकाल महिला का है, ये कंकाल पुरुष का है। चूंकि बच्चों का तो पहचान लेते थे, पर महिलाओं और पुरुषों में दिक्कत होती थी, उसको पहचानने के लिए उन्होंने ये तरीका अपनाया। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नामक एक वैद्य, प्रसिद्ध वैद्य हुए, जिन्होंने चरक संहिता लिखी। ठीक है, चरक संहिता ये दी गई है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चरक संहिता, चरक, प्राचीन वैद्य, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आरओ एग्जाम में। ठीक है, उन्होंने बताया था कि 360 हड्डियां होती हैं मनुष्य के शरीर में। अगर क्वेश्चन आ सकता है कि चरक संहिता में प्रसिद्ध वैद्य चरक ने कितनी हड्डियां बताई हैं मनुष्य के शरीर में, तो अगर उस क्वेश्चन दे देंगे 207, 206, 360, 370 ऐसा दे देंगे, तो 360 लगाना है आपको। ठीक है, तो इनका संभवतः यह माना जाता था कि संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत और हड्डियों के जोड़, जो हड्डियों के जोड़ होते हैं कार्टिलेज, इनको जोड़ लिया होगा, इसलिए इनकी संख्या, जैसे 30-32 दांत को जोड़ लिए तो संख्या बढ़ गई, हड्डियों के जोड़ जोड़ लिए, अंगूठे उंगलियों की हड्डियां जोड़ ली, ये सब जोड़ लिया ना, तो इस प्रकार से इनकी संख्या ज़्यादा हो गई थी। तो इस प्रकार से इन्होंने 360 हड्डियाँ बताई हैं। तो ये नाम का काम धंधे देख सकते हैं आप, मिलान कर सकती है, आपको मिलान करने चाहिए। जैसे दास है, गुलाम है। ठीक है, सूक्त क्या हुआ आपका, यज्ञ आपका अनुष्ठान हो गया, महापाषाण और सूक्त अच्छी तरह से बोला गया, रथ युद्ध में प्रयोग किया जाता था, महापाषाण क्या हुआ, सजाए गए पत्थर। इस प्रकार से आपको मिलान करना, आपको उपयोगी शब्द मिलान ये सब भर के देखिए, आपको पूरा रिकॉल होगा और आपको दिमाग में एक फ्रेमिंग बन जाती है इससे। वेदों की रचना का प्रारंभ 3500 साल पहले हुआ है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद था। ऋग्वेद की री होत्र पाठ करता, ऐसे याद करिए, बार बार इनको देखिए, बार बार लिखिए। महापाषाण के निर्माण की शुरुआत लगभग 3000 वर्ष पहले हुई है। इनाम गांव में कृषकों का निवास, इनाम गांव आधुनिक शहर, ये बताया आपको। चरक संहिता 2000 साल पहले, 360 हड्डियाँ, ये सब आप दिमाग में फ्रेमिंग बनाइए। फिर आप देखिए, 1-2 बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जैसे ही आप एक फिर से उठाएंगे ना, आपको सारा एनसीईआरटी याद होगी। और खासतौर से एनसीईआरटी पे आपको 2-3 चीज़ों पर ध्यान देना है। सबसे ध्यान देना है आपको एनसीईआरटी में मैपिंग, जो आपके मैप दिए हुए हैं ना, आपको मैप को बहुत अच्छे से देखना है, बारीक से बारीक चीज़ देखनी है। कि जैसे आपको मैपिंग में दिया हुआ है धान्य कटक कहाँ आंध्रा के क्षेत्र में पड़ रहा है, ब्रह्मगिरी, इनाम गाँव, हाँ भीमबेटका, इसको देखिए किस नदी के किनारे बना हुआ है, क्या चीज़ मिल रही है वहाँ, हाँ कौन सा क्षेत्र मिल रहा है, कौन सा राज्य था, क्या था, पड़ोसी क्या था। थोड़ा सा एक बार दिमाग में बनाइए ना, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन धीरे धीरे सॉल्व होंगे। अब एनसीईआरटी का लगभग हम आधा सेक्शन पूरा कर चुके हैं, तो अब आधा सेक्शन आपके नेक्स्ट पार्ट में आएगा और आप अच्छे से पढ़ते रहिए। हमारी
पुरानी क्लासेस देखिए, आप हिस्ट्री की क्लासेस देखिए, लगभग आपको 8-10 क्लासेस में 20 वर्षों की यूपी पीसीएस और आरओ के पूरे प्रीवियस ईयर करा दिए गए हैं। और वो भी ऐसे नहीं कि सब जैसे करा रहे हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाए उसका सॉल्यूशन बता दिया। आप देखिए पूरा हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, एक तो आपको पूरा प्रीवियस ईयर ऐसे कराया गया ट्रिक्स के थ्रू, और उसमें जो भी आपको इंक्लूड करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो भी आपको इसमें इंक्लूड करी गई है। आप एक बार जाके क्लास देखिए, आपको लगेगा कितना क्वेश्चन आपको बेहतरीन कंटेंट दे रहे हैं। क्वेश्चन आपको आगे फंसेंगे तब आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। ट्रिक्स के साथ दी जा रही है, बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा है, आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा नहीं एक अच्छा कंटेंट मिल रहा है। इससे आपका आरओ पीसीएस हर जगह आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। हमारे साथ बने रहने की धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।